हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी अपनी स्टडीज को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है हमारा टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, और ट्रस्ट में से भी कौन से चैरिटेबल ट्रस्ट और कौन से रिलीजियस ट्रस्ट। तो इनकम टैक्स में चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट का असेसमेंट कैसे किया जाता है वो हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। हर एक वर्ड का हम क्या निकालेंगे, जूस निकालेंगे, सो दैट इस चैप्टर में से एग्जाम में अगर एमसीक्यू आता है 100% क्या होगा, करेक्ट होगा। न्यूमेरिकल भी आता है तो भी 100% क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कौन सा, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 से इसकी स्टार्टिंग होती है। एक बात आप सभी जान लें, इनकम टैक्स में चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन सेक्शन 10 से नहीं होती है, सेक्शन 11 के क्या होती है, प्रोविजन से होती है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 10 के प्रोविजन से इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है, वो सेक्शन 11 के क्या होती है, प्रोविजन से होती है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सेक्शन 11 और सब सेक्शन कौन सा है, 1। हर एक वर्ड का क्या निकालेंगे, जूस निकालेंगे। लॉ हमें बोलता है द फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान होना चाहिए, इनकम टैक्स में असेसी को अपनी टोटल इनकम पे क्या देना होता है, टैक्स का पेमेंट करना होता है। और यहां पर बोल रहे हैं कि ट्रस्ट की टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब वो इनकम क्या होगी, टैक्स नहीं होगी, और वो इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वापिस से बोल रहा हूं, हर असेसी को अपनी टोटल इनकम पर ही क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। और अगर कोई इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में उस इनकम पे इनकम टैक्स में क्या नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। और वही काम यहां पर हो रहा है, क्योंकि लॉ बोल रहा है द फॉलोइंग इनकम, जो इनकम बता रहे हैं सिर्फ वही इनकम। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बता रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। तो टोटल इनकम का क्या नहीं बनने वाली है, पार्ट नहीं बनने वाली है। तो ये लीजिए, हमने इसको क्या कर दिया है, ब्रैकेट में कर दिया, शैल नॉट बी इंक्लूड टोटल इनकम ऑफ द क्या है, प्रीवियस ईयर। तो अब वो कौन सी इनकम है, आइए ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 11 है, सब सेक्शन 1 है, और क्लॉज कौन सा है, ए है। ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल के अंदर लिखना होगा कि जो एग्जामिशन मिल रही है कहां से मिल रही है, सेक्शन 11 से मिल रही है, सब सेक्शन 1 से मिल रही है, और उसके क्लॉज ए से मिल रही है। कौन सी इनकम की एग्जामिशन है, दैट इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी। लॉ बोल रहा है जो इनकम, उस फॉलोइंग इनकम की एग्जामिशन मिलेगी जो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। एंड विच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड अंडर क्या है, ट्रस्ट। प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर क्या होनी चाहिए, चैरिटेबल और रिलीजियस क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पर्सनल प्रॉपर्टी से मुझे किराए की कोई इनकम हो रही है, और उस इनकम को मैं चैरिटेबल पर्पस में क्या करता हूं, खर्च करता हूं। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए से मुझे कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्जम्पशन लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है इनकम जिस प्रॉपर्टी से डिराइव हो रही है वो प्रॉपर्टी सबसे पहले वो प्रॉपर्टी किसके नाम होनी चाहिए, ट्रस्ट की होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, ट्रस्ट की होनी चाहिए। ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट हो, रिलीजियस क्या हो, ट्रस्ट हो। फिर उस प्रॉपर्टी से जो इनकम डिराइव्ड होगी, उस इनकम की हमको सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए से क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। आई थिंक बात समझ में आ गई है। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, तब जाके हमको क्या मिल सकेगी, एग्जम्पशन मिल सकेगी। अब आगे क्या बोलते हैं, टू द एक्सटेंट, एग्जम्पशन हमको जो प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम डिराइव हो रही है उसमें भी उस हिस्से की ही क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। टू द एक्सटेंट, उतने ही की मिलेगी। टू विच सच इनकम, हियर सच का मतलब क्या है, हमने क्या कहा, हर एक वर्ड का जूस निकालेंगे, सो दैट चांस ही नहीं है एमसीक्यू हो या न्यूमेरिकल हो, क्या हो सके, रॉन्ग हो सके, क्योंकि जो आना है लॉ में से आना है। लॉ के हर एक वर्ड का जूस निकाल दिया है, तो फिर हमारे यहां पर रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देंगे, और करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी को बहुत ज्यादा क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। पढ़ेंगे नए जोश के साथ में और विद फुल ऑफ किसके साथ में, एनर्जी के साथ में। टू सच इनकम, हियर सच इनकम का मतलब
मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है उस प्रॉपर्टी से जो इनकम डिराइव हो रही है, अब वो इनकम उस एक्सटेंट तक क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी जिस एक्सटेंट तक आप उसे अप्लाइड कर देंगे। एग्जेम्पशन के लिए आपको उसे अप्लाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड करना पड़ेगा टू सच पर्पसेस। सच पर्पसेस का मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो ट्रस्ट बनाया है। चैरिटेबल पर्पस से आपका, चैरिटेबल में मेडिकल रिलीफ देने का है, एजुकेशनल क्या देने का, रिलीफ देने का, तो आपने किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से क्या बनाया होगा, ट्रस्ट बनाया होगा। तो जिस पर्पस के लिए आपने ट्रस्ट बनाया है, रिलीजियस ट्रस्ट है, एडवांसमेंट ऑफ क्या करना चाहते हैं, रिलीजन करना चाहते हैं, तो उस पर्पस के लिए आपको उस इनकम को क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड करना पड़ेगा। और जितनी इनकम आप अप्लाइड कर देंगे टू द एक्सटेंट, उतने एक्सटेंट की आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। और एप्लीकेशन मस्ट बी इन क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लॉ में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि प्रॉपर्टी कहां पर हो, इंडिया में हो, ऐसा नहीं कहा है। तो इसका मतलब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कहां हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से जो इनकम क्या हो रही है, डिराइव्ड हो रही है, उस इनकम का एप्लीकेशन जरूरी है कि वो कहां पर हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इन इंडिया में हो। जिस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट बना है उसी ऑब्जेक्ट के लिए हो, फिर आपको उतने एक्सटेंट तक की क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आई थिंक बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए मेरे पास में फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है, आज वो प्रॉपर्टी में किसी ट्रस्ट के नाम पे क्या कर देता हूं, दान कर देता हूं। अब वो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या हो चुकी है, ट्रस्ट हो चुकी है। वो बेसिकली एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट ने रेंट पे दी हुई है, वहां से उन्हें रेंट की क्या होती है, इनकम होती है। अगर उस रेंट की इनकम को अगर वो इंडिया में एप्लीकेशन कर देते हैं चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, तो यकीन मानिए उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। अब हम जूस निकालेंगे, कौन से वर्ड का, अप्लाइड वर्ड का। इन्होंने कहा है अप्लाइड वर्ड, हम क्या पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट पढ़ रहे हैं। कहीं पर भी वर्ड यूज नहीं लिया कि एप्लीकेशन मस्ट भी कौन सा पर्पस हो, रेवेन्यू पर्पस हो। इसका मतलब आपको आपकी इनकम का एप्लीकेशन रेवेन्यू के लिए भी कर सकते हैं और कैपिटल पर्पस, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को ट्रस्ट की इनकम का क्या माना जाएगा, एप्लीकेशन माना जाएगा। और जितने एक्सटेंट तक आप रेवेन्यू खर्चा कर देंगे, जितने एक्सटेंट तक आप कैपिटल खर्चा कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगी, ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो आपको अप्लाइड वर्ड का मतलब समझ में आया होगा। एप्लीकेशन वर्ड इन्होंने क्या करा, यूज करा है। तो रेवेन्यू भी हो सकता है। रेवेन्यू का मतलब है स्टाफ को क्या देना, सैलरी देना, बिजली का क्या चुकाना, बिल चुकाना, और भी अगर मिसलेनियस क्या करने, खर्चे करने हैं। ओके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नई मशीन क्या करना, ट्रस्ट के लिए परचेस करना है। ओके, वो सब इसके अंदर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और इस तरह से आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगी। इस तरह से अगर आप अपनी ट्रस्ट की इनकम को, ट्रस्ट की इनकम कौन सी, जो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, अगर उस इनकम को अप्लाई कर देते हैं तो फिर 100% आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन जितना अप्लाई नहीं करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में आपको क्या नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। जैसे एक एग्जांपल समझिए, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं जिसमें मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं। ओके, उन्हें डोनेशंस भी आते हैं, उन्हें क्या आते हैं, डोनेशंस भी आते हैं। तो अब यहां पर एक बहुत ही प्यारा बनता है क्वेश्चन, आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा कि जो डोनेशन आ रहा है, क्या वो डोनेशन ट्रस्ट की इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है? अगर इसका जवाब क्या बनता है, यस बनता है, तो ऐसी स्थिति में उस डोनेशन को आप ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाइड करके आपको उस डोनेशन की भी क्या मिल सकेगी, एग्जेम्पशन मिल सकेगी। लेकिन अभी तो यह तय करना है कि ट्रस्ट को मिलने वाला डोनेशन जो होता है, क्या वो ट्रस्ट की इनकम होता है या ट्रस्ट की इनकम नहीं होता है। इनकम का मतलब दैट इज इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या है, ट्रस्ट है। ओके, अब हम यहां पर चलते हैं, आगे चलते हैं और इसका हम आंसर लेते हैं। यह आंसर हमको सेक्शन 12 और सब सेक्शन कौन सा देगा, 1 देगा। सेक्शन अभी हमको कौन सा देगा, 12, और सब सेक्शन क्या देगा, 1 देगा। आइए हम उसके वर्ड का क्या निकाल देते हैं, जूस निकाल लेते हैं। सेक्शन 12 सब सेक्शन कौन सा है, 1, दैट इज एनी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब क्या होता है, डोनेशन होता है। जिसका मतलब क्या होता है, डोनेशन होता है। तो अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, किसी रिलीजियस ट्रस्ट को कोई वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोनेशन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोनेशन बोलते हैं, तो उसको भी
12 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या है? एग्जेम्पशन है। कौन सी इनकम की? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट की एप्लीकेशन करने पे टू द एक्सटेंट जितना आप अप्लाई कर देंगे सच पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बना है, और वो भी कहां पर? इंडिया में, तो आपको क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11 दैट इज एग्जेम्पशन के लिए आज जो ट्रस्ट के पास में वॉलंटरी डोनेशन आ रहा है उसके लिए 12 सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि वो जो डोनेशन है डीम्ड मान लिया जाएगा टू बी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसका मतलब ट्रस्ट को आने वाला डोनेशन क्या होता है? माना जाता है कि वो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, और अकॉर्डिंगली आपको सेक्शन 11 में उसकी क्या मिल सकेगी? एग्जेम्पशन मिल सकेगी। आपको सेक्शन 11 में क्या मिल सकेगी? एग्जेम्पशन मिल सकेगी। एग्जेम्पशन लेने के लिए करना क्या है? उस डोनेशन को भी ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है इन इंडिया में, और आपको क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन। तो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट को जो वॉलंटरी क्या आता है? डोनेशन आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, वो भी उसी का ही क्या बनता है? पार्ट बनता है। वो भी उसी का ही क्या बनता है? पार्ट बनता है। अब यहां पर ठीक है, हमको उस इनकम में एप्लीकेशन करना है, तो उस इनकम में से हमको खर्चा करना है। जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, मेडिकल रिलीफ देने के लिए क्या वो चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका पर्पस मेडिकल रिलीफ है, तो वो अब खर्चे कौन से करेगा? डॉक्टर्स को सैलरी देगा, ठीक है ना, दवाइयों का एक्सपेंडिचर करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाएगा, किराए की बिल्डिंग है तो किराया भी चुकाएगा, ओके, और क्या चुकाएगा? एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल डीजल का भी खर्चा होगा, सफाई का भी खर्चा होगा, और बहुत सारे मिसलेनियस क्या होंगे? अदर एक्सपेंडिचर्स भी क्या होगा? करेगा, अदर एक्सपेंडिचर भी करेगा, और वो एक्सपेंडिचर करेगा और उसको क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो यहीं पर एक क्वेश्चन क्या होता है? अलाइज होता है। जैसे मान लीजिए किसी ट्रस्ट को डोनेशन मिलता है, किसी ट्रस्ट को डोनेशन मिलता है, बहुत ही प्यारा हम एग्जांपल ले रहे हैं जो फील कर जाए, और वो है हमारा रिलीजियस ट्रस्ट। रिलीजियस ट्रस्ट है, मंदिर निर्माण का क्या चल रहा है? कार्य चल रहा है, और किसी दानकर्ता ने, डोनर ने उस रिलीजियस ट्रस्ट को क्या दे दिया? दान दे दिया। उस रिलीजियस ट्रस्ट को दान दिया, 11,000 रुपए का क्या दिया? डोनेशन दिया। लेकिन वो डोनेशन उसने ये बोल के दिया कि मेरा वाला ये डोनेशन 11,000 रुपए आप मंदिर निर्माण कार्य के क्या करेंगे? उपयोग में लेंगे। इसे आप और कहीं उपयोग में नहीं लेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मैंने मंदिर निर्माण कार्य के लिए क्या दे रहा हूं? डोनेशन दे रहा हूं। ये मैं 5,000 रुपए गौशाला के लिए क्या दे रहा हूं? दान में दे रहा हूं। मतलब दानकर्ता ने दान देने वाले को, जिसको दान मिला है, उसको डोनेशन के साथ में एक क्या दी है? स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दी है कि मेरा ये जो दान है इसी पर्पस में उपयोग में आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में डोनेशन दो तरह के होते हैं। एक डोनेशन जब हम मंदिर में जाते हैं और दान पेटी में डाल देते हैं बिना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ में, उस डोनेशन के लिए ट्रस्ट बिल्कुल खुला होता है। उस पैसे से वो पंडित जी को सैलरी दे सकता है, बिजली का बिल चुका सकता है, अदर मिसलेनियस खर्चे, प्रसाद के खर्चे, झांकी के खर्चे सब कर सकता है। और एक डोनेशन वो होता है जब हम रसीद कटवा देते हैं और बोल देते हैं कि ये मंदिर निर्माण कार्य के लिए क्या है? हम दिए जा रहे हैं, गौशाला के लिए क्या दे रहे हैं? दान में दे रहे हैं। तो फिर उस पैसे को फिर मंदिर पंडित जी की सैलरी, बिजली का बिल, प्रसाद के खर्चे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के लिए काम में नहीं ले सकता। तो ऐसी स्थिति में जो डोनेशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ में दिया जाता है, जिसे हम कॉर्पस क्या बोलते हैं? डोनेशन बोलते हैं। जिसे हम कौन सा डोनेशन बोलते हैं? कॉर्पस डोनेशन बोलते हैं। क्या वो भी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का क्या बनेगा? हिस्सा बनेगा। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। दो तरह के डोनेशन है। एक डोनेशन का नाम जनरल डोनेशन है, दूसरे का नाम स्पेसिफिक डोनेशन है या फिर कॉर्पस डोनेशन है। जनरल डोनेशन तो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का क्या बनेगा? पार्ट बनेगा। ऐसा सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ने कहा है। क्वेश्चन बन रहा है जो स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया गया है, जो कॉर्पस क्या है? डोनेशन है। क्या वो डोनेशन भी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का क्या बनेगा? पार्ट बनेगा। तो उसके लिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ने क्या कहा? नॉट बीइंग, वो नहीं बनेगा। कौन सा वाला? जो डोनेशन किसके साथ दिया गया है? स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया गया है। जो ट्रस्ट के किसका हिस्सा बनेगा? कॉर्पस फंड का क्या बनेगा? हिस्सा बनेगा। वो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का क्या नहीं बनेगा? हिस्सा नहीं बनेगा। इसका मतलब उस पैसे को आप जनरल एक्सपेंडिचर की तरह क्या नहीं कर सकते? उपयोग में
नहीं ले सकते। तो यहीं पर ही क्वेश्चन क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है। तो क्या वो डोनेशन ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्या वो डोनेशन ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी मिलने वाला है, और वो आंसर है सेक्शन 11 सब सेक्शन 1। और क्लॉज कौन सा लगता है, उस पर डी लगता है, क्लॉज ए नहीं लगता है। फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे एग्जाम में, क्लॉज ए नहीं है, उसके ऊपर क्लॉज डी है। और कौन सा डोनेशन, डोनेशन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, जो किसके साथ दिया गया, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया गया, जो ट्रस्ट के कॉर्पस फंड का क्या बन गया, पार्ट बन गया, वो भी सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी से क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। जो जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, वो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए से क्या हो रहा है, एग्जेम्प्ट हो रहा है, और कॉर्पस क्लॉज डी से एग्जेम्प्ट हो रहा है। बहुत ही प्यारी बात बताने जा रहा हूं, फोकस करके क्या करिएगा, सुनिएगा, ध्यान पूर्वक क्या करिएगा, सुनिएगा आप इस बात को। कॉर्पस डोनेशन पे एग्जेम्पशन है, लेकिन कॉर्पस डोनेशन के लिए कहीं पर भी ये लॉ में नहीं लिखा है कि जिस ईयर में आपको डोनेशन मिल गया है आप उसको अप्लाइड करेंगे तो ही आपको क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। हमने मान लीजिए 1100 रुपए या 11,000 रुपए मंदिर निर्माण कार्य के लिए क्या दिए हैं, दान में दिए हैं। आप भी समझ सकते हैं 1100 रुपए और 11,000 रुपए से ना तो मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा, ना वो क्या हो सकेगा, कंप्लीट हो सकेगा। तो ऐसी प्रैक्टिकल स्थिति को लॉ ने समझा, और लॉ ने क्या कहा, जो भी कॉर्पस डोनेशन आ रहा है, कॉर्पस डोनेशन आ रहा है, बिना इस कंडीशन के कि उस ईयर में अप्लाइड करोगे तो ही एग्जेम्पशन मिलेगी, बिना इस कंडीशन के हम आपको उसकी क्या दे देंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे। तो कॉर्पस डोनेशन के लिए उसको उस ईयर में अप्लाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और क्लॉज डी से क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन जो डोनेशन कॉर्पस नहीं होता है, जनरल वाला होता है, वो 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के पर्पस से इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का हिस्सा बनता है। उसकी एग्जेम्पशन लेने के लिए उस ईयर में अप्लाइड करना क्या होता है, जरूरी होता है, उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बना है, और कौन से में, इन इंडिया में, तब जाके ही उसकी क्या मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है। तो आई थिंक मैं आपको यहां पर बात समझा चुका हूंगा, आपको बात समझ में आ गई होगी। और अभी हम क्या निकालेंगे, जूस निकालेंगे, क्वेश्चन अभी और बनाएंगे, बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन, बढ़िया क्वालिटी के आंसर, लंबे समय तक हमको क्या रहेंगे, रिमेंबर रहेंगे। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, क्या ट्रस्ट को बिजनेस इनकम होती है, क्या ट्रस्ट बिजनेस करता है, क्या ट्रस्ट बिजनेस कर सकता है, और अगर वो बिजनेस करता है तो क्या बिजनेस इनकम की उन्हें एग्जेम्पशन मिलती है, क्या उन्हें बिजनेस इनकम की भी एग्जेम्पशन मिलती है क्या? तो इसका आंसर सेक्शन 11 और हमको कौन सा देगा, सब सेक्शन अभी क्या देगा, 4 देगा। सेक्शन 11 और सब सेक्शन कौन सा देगा, हमें 4 देगा। आप सभी को बता दूं, ट्रस्ट 100% क्या करता है, बिजनेस करता है। बिजनेस होता है जहां कंसीडरेशन लेके गुड्स और सेवाएं दी जाए। हॉस्पिटल कंसीडरेशन लेके अपनी सेवाएं देता है, स्कूल कॉलेजेस कंसीडरेशन लेके अपनी क्या देते हैं, सेवाएं क्या करते हैं, देते हैं। बिल्कुल क्या होता है, बिजनेस होता है। धार्मिक ट्रस्ट भी पैसा लेके क्या करते हैं, प्रसाद क्या करते हैं, देते हैं। पैसा लेके क्या करते हैं, धार्मिक बुक्स क्या करते हैं, बेचते हैं, वो भी क्या है, बिजनेस ही है। तो 100% बिजनेस करते हैं। हॉस्पिटल में मेडिकल शॉप होती है, स्कूल के अंदर स्कूल ड्रेस, बुक्स, यूनिफॉर्म, इन सभी की भी क्या होती है, दुकान होती है। ये सभी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैस कैंटीन होती है, ये भी सब क्या है, बिजनेस है। इसका मतलब ट्रस्ट 100% क्या करता है, बिजनेस करता है। और ट्रस्ट जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस भी क्या, वो बिजनेस इनकम जो है, वो बिजनेस इनकम भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। वो बिजनेस इनकम भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। कैसे वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, बस वो जो बिजनेस अंडरटेकिंग जो है, वो जो बिजनेस अंडरटेकिंग है, वो बिजनेस अंडरटेकिंग भी किसके नाम पे होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होनी चाहिए। तो फिर उस बिजनेस से भी जो इनकम होगी उसे भी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या माना जाएगा, ट्रस्ट ही माना जाएगा। उसे आप अप्लाइड करेंगे उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाया है इन इंडिया, और बिजनेस इनकम की भी आपको क्या मिल सकेगी, एग्जेम्पशन मिल सकेगी। तो ट्रस्ट को बिजनेस इनकम भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। ट्रस्ट को वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज जनरल डोनेशन जो होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है एप्लीकेशन करने पे। और जो कॉर्पस वाला डोनेशन होता है वो बिना अप्लाइड की कंडीशन के साथ 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के प्रोविजन से क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। बस वो जो बिजनेस अंडरटेकिंग है, वो जो बिजनेस अंडरटेकिंग है वो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। शैल नॉट बी इंक्लूड इन टोटल इनकम, ट्रस्ट की टोटल इनकम में क्या नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी। बिजनेस, वो जो बिजनेस है वो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट
ट्रस्ट होनी चाहिए, तो उससे जो इनकम होगी वो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट कहलाएगी। आप उससे अप्लाई करके सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के प्रोविजन से एग्जेम्पशन ले सकोगे। बस शर्त आपके साथ में यही है, आप जो भी बिजनेस करें वो ट्रस्ट के बिजनेस के क्या होना चाहिए, वो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंटल होना चाहिए, सहायक होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट बनाए हैं उसको अचीव करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के क्या होना चाहिए, इंसिडेंटल होना चाहिए। तो दवाइयों की दुकान हो गई है, आपकी पैथ लैब हो गई है, डायग्नोसिस सेंटर है, ये सारे इंसिडेंटल क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके ट्रस्ट का पर्पस मेडिकल रिलीफ देने का है, आपकी स्कूल की क्या है शॉप, स्कूल शॉप मतलब यूनिफॉर्म शॉप है, आप क्या करते हैं, बुक्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अगेन ये पर्पस इंसिडेंटल हो जाएगा आपके एजुकेशनल रिलीफ को क्या करने के लिए, अटेन करने के लिए। ओके, एक तो क्या होना चाहिए, इंसिडेंटल होना चाहिए, और उस बिजनेस के क्या होनी चाहिए, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए। तो हॉस्पिटल के सेपरेट बुक्स ऑफ क्या होंगे, अकाउंट्स होंगे, डायग्नोसिस सेंटर के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, आपकी मेडिकल शॉप के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए, कैंटीन के भी सेपरेट बुक्स ऑफ क्या होनी चाहिए, अकाउंट्स होनी चाहिए। आपको उससे बिजनेस इनकम भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज किससे, ए से, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और किससे, क्लॉज ए से। तो बिजनेस इनकम भी एग्जेम्प्ट हो चुकी है, और दूसरी कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई है, हमें डोनेशन भी क्या हो चुका है, एग्जेम्प्ट हो चुका है। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि हमको अगर 100% इनकम हम अप्लाई कर देंगे तो ट्रस्ट के पास में हाथ में पैसा जब बचेगा ही नहीं, तो कल अगर फ्यूचर में उसे फंड की जरूरत पड़ी तो फंड कहां से अरेंज होगा, क्या हमेशा ही लोन मांग के ही करेगा, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी है हॉस्पिटल को, स्कूल को बिल्डिंग बनानी है, स्कूल बस खरीदनी है, लैब क्या करनी है, बनानी है, कंप्यूटर लैपटॉप्स क्या करने हैं, परचेज करने हैं, तो उसके लिए फंड कहां से आएगा, कहां से आएगा फंड। क्या हमेशा ही ट्रस्ट एक किराए की बिल्डिंग में ही काम करता रहेगा, और जब तक ट्रस्ट के पास फंड नहीं होगा तो खुद की बिल्डिंग कहां से आएगी, और अगर सारी ही इनकम को अप्लाई कर देंगे तो फंड बनेगा ही कहां से। तो इसके लिए अब ध्यान से सुनिए, एग्जेम्पशन तो आपको उस एक्सटेंट की भी मिल जाएगी, जितना अप्लाइड करेंगे उसकी भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और उस एक्सटेंट की भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी जितनी इनकम आप क्या कर देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं, और क्या करते हैं, सेट अपार्ट करते हैं। क्यों करना है एक्यूमुलेट और सेट अपार्ट, क्योंकि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, उस इनकम का, उस फंड को एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाइड करेंगे, कौन से पर्पस के लिए, उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बना इंडिया में। आज नहीं करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, लेकिन आज इकट्ठा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, सेट अपार्ट करेंगे, फंड बनाएंगे ट्रस्ट का, सो दैट जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बना है उस पर्पस को अचीव करने के लिए फ्यूचर में उस फंड को क्या ला सकेंगे, उपयोग में ला सकेंगे। टू द एक्सटेंट उतने तक एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन कितना इकट्ठा कर सकते हैं, 15% से ज्यादा नहीं, नॉट इन एक्सेस ऑफ कितना है, 15%, नॉट इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, दैट इज इंक्लूडिंग बिजनेस इनकम, इंक्लूडिंग डोनेशन। तो जो भी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, लेकिन एक्सक्लूडिंग कौन सा, कॉर्पस डोनेशन, उसमें से 15% सेट अपार्ट नहीं करना है, क्योंकि वो तो पूरा पैसा मंदिर निर्माण कार्य में ही क्या लेना है, काम में लेना है, तो वो नहीं, वो तो सेपरेटली 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी से एग्जेम्प्ट हो रहा है। लेकिन जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, इंक्लूडिंग बिजनेस इनकम, इंक्लूडिंग जनरल डोनेशन, आप हर साल 15% तक, 15% तक क्या कर सकते हैं, सेट अपार्ट कर सकते हैं। 15% मैक्सिमम अमाउंट है, आप करना चाहें करें, आप 10% करना चाहें 10% करें, आप नहीं करना चाहते हो पूरी इनकम भी अप्लाई कर दें, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन आप 15% सेट अपार्ट कर देते हैं तो उसकी भी सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से ही क्या देंगे, एग्जेम्पशन देंगे। आज अप्लाइड नहीं है, कल अप्लाइड होगा, एग्जेम्पशन आज ही क्या कर देंगे, दे देंगे। रिमेनिंग 85% आप अप्लाई कर देंगे। जूस ये निकला कि हर एक चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट को बेसिकली मिनिमम 85% तो एप्लीकेशन करना ही करना है, सो दैट 15% सेट अपार्ट दिखा के 100% इनकम की क्या मिल जाए, एग्जेम्पशन मिल जाए। तो एटलीस्ट 85% ऑफ इनकम मस्ट बी, शुड बी अप्लाइड होनी चाहिए फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, एंड एप्लीकेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड क्या होना चाहिए, इन इंडिया ही होना चाहिए। इस तरह से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो 15% सेट अपार्ट की एग्जेम्पशन भी क्लॉज ए से ही मिलेगी, और जो अप्लाइड करेंगे रेवेन्यू पर्पस, कैपिटल पर्पस, उसकी भी आपको किससे मिलेगी, क्लॉज ए से ही मिलेगी। वर्ड इन्होंने कौन सा काम लिया है, अप्लाइड वर्ड क्या लिया है, काम में लिया है, जिसमें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर सकेंगे, जिसमें आप क्या कर सकेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर सकेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन हमारे लॉ में क्यों होते हैं, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ क्या करना, डाउट करना। पढ़िएगा एक्सप्लेनेशन 1 आप।
ओके यस, तो एक्सप्लेनेशन 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये जो बोल रहे हैं 15% सेट अपार्ट करना है, 85% अप्लाइड करना है। इसके अंदर जो 12 सबसेक्शन 1 में जो जनरल डोनेशन हमने क्या करा था, पढ़ा था, वो भी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का ही हिस्सा बनेगा। हमारे लिए पहले रिमूवल ऑफ डाउट हो चुका था, क्योंकि हम ऑलरेडी सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 पढ़ चुके थे और वहां से हमें मालूम पड़ गया था कि ये जो वॉलंटरी डोनेशन होता है, जनरल डोनेशन, वो ट्रस्ट की इनकम का डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का हिस्सा होता है। उसको भी 15% सेट अपार्ट कर लेके एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 85% अप्लाई करके उसकी क्या मिल सकेगी, एग्जेम्पशन मिल सकेगी। अब हम एक्सप्लेनेशन किस पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं। बहुत सही एक्सप्लेनेशन है। प्रैक्टिकल स्थिति यहां पर यह है कि किसी प्रीवियस ईयर में 85% जो मिनिमम अप्लाइड करना था वो भी नहीं हुआ। 15% सेट अपार्ट करके एग्जेम्पशन ले लेंगे हम यहाँ पे, लेकिन 85% तो हमें क्या करना था, अप्लाइड करना था। लेकिन किसी ईयर में ऐसी स्थिति हुई कि 85% भी क्या नहीं हो सका, अप्लाइड नहीं हो सका, रेवेन्यू पर्पस के लिए। और कौन से पर्पस के लिए, कैपिटल पर्पस के लिए। तो उस केस में क्या होगा, बहुत प्रैक्टिकल व्यू देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इनकम उस प्रीवियस ईयर में एक्रू तो हो गई थी। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर 19-20 है, तो कोई इनकम, कोई सर्टेन अमाउंट, मान लीजिए 3 लाख रुपए का प्रीवियस ईयर में एक्रू तो हो चुका था, लेकिन क्या नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ। हॉस्पिटल के केस में बहुत होता है, इनकम एक्रू हो चुकी होती 19-20 में, लेकिन पेशेंट के बिल क्या रहते हैं, आउटस्टैंडिंग रहते हैं, जो 19-20 में क्या नहीं होते, पेड नहीं होते। तो प्रैक्टिकल स्थिति समझिए, एक्रू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई। रिसीव नहीं हुई तो ट्रस्ट अनएबल है उतनी इनकम को क्या करने के लिए, अप्लाइड करने के लिए। उस 3 लाख रुपए की इनकम जो रिसीव नहीं हुई, उसको वो कैसे जनरल पर्पस के लिए क्या करे, अप्लाई करे, कैसे उसमें से रेवेन्यू खर्चा करे, कैसे उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। ये स्थिति है। अगर रीजन ये है कि इनकम एक्रू हो गई थी लेकिन क्या नहीं हुई है, रिसीव्ड नहीं हुई है, और इस वजह से 85% ट्रस्ट अपनी इनकम को क्या नहीं कर सका, अप्लाइड नहीं कर सका, तो ऐसी स्थिति का सामना कैसे होगा, ऐसी स्थिति का सामना कैसे होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां इनकम टैक्स लॉ आपके साथ में है। चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप पे कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि जो इनकम रिसीव नहीं हुई है लेकिन एक्रू हो गई है, 19-20 की इनकम का हिस्सा तो बन रही है, लेकिन प्रैक्टिकल हाथ नहीं लगी है। लॉ बोल रहा है हम उसको डीम्ड मान लेंगे, हम उसको अप्लाइड मान के आपको एग्जम्पशन दे देंगे। ये बेसिकली क्या कहलाएगा, डीम्ड एप्लीकेशन। सेक्शन 11 हम पढ़ रहे थे, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और उसके एक्सप्लेनेशन 2 ने हमको कहा है कि अगर उसके भी क्या कहा है, क्लॉज ने, सब क्लॉज ने हमको कहा इनकम एक्रू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई है, निराश मत हुई। इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का पार्ट तो बन रही है, लेकिन साथ में डीम्ड एप्लीकेशन के नाम से हम आपको उसकी एग्जम्पशन देने के लिए क्या है, तैयार है। हम आपको आज 19-20 में हम आपको डीम्ड एप्लीकेशन मान के एग्जम्पशन देने को क्या है, तैयार है। एग्जेम्पशन हम आज ही दे देंगे, लेकिन एक फ्यूचर कंप्लाइंस आपसे चाहेंगे, फ्यूचर कंप्लाइंस हम आपसे चाहेंगे, और वो फ्यूचर कंप्लाइंस, एग्जेम्पशन आज और कंप्लाइंस बाद में। और वो कंप्लाइंस हम आपसे क्या चाहेंगे, अगर डीम्ड एप्लीकेशन किस पर्पस से हुआ है, किस वजह से हुआ, सब क्लॉज 1 में जो था, सब क्लॉज 1 कौन सा था हमारा, सब क्लॉज फर्स्ट कौन सा था कि इनकम एक्रू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई है। निराश मत होइए, डीम्ड एप्लीकेशन तो हम आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है, जिस ईयर में वो इनकम क्या हो जाए, रिसीव हो जाए, जिस भी प्रीवियस ईयर में रिसीव हो जाए। मान लेते हैं अपने एग्जांपल में वो 20-21 में रिसीव नहीं हुई, वो 21-22 में रिसीव हुई। अपना एग्जांपल है, अपने हिसाब से मान सकते हैं। 19-20 की वो इनकम एक्रू हुई थी, 20-21 में भी नहीं, 21-22 में जाके वो क्या हुई, रिसीव हुई। तो लॉ बोलता है एक तो जिस ईयर में वो रिसीव हुई दैट इज कौन सा, 21-22, और एक उसका कौन सा इमीडिएटली फॉलोइंग कौन सा होगा, फॉलोइंग प्रीवियस ईयर जो होगा, मतलब 22-23 होगा। हम आपको प्रैक्टिकली 2 साल क्या कर रहे दे रहे हैं, इतनी मेहरबानी है आप 21-22 और 22-23 में इन 2 ईयर में मिला के आप उसको क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। आप उसे एक्चुअली अप्लाई कर दीजिएगा। डीम्ड एप्लीकेशन तो 19-20 में ही हम आपको क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं। इतनी मेहरबानी है हमारे चैरिटेबल और कौन सी, रिलीजियस ट्रस्ट पे, रिलीजियस किस पे, ट्रस्ट पे। ओके, बात समझ में आई है। करना क्या है आज, डीम्ड एप्लीकेशन, लेकिन डीम्ड एप्लीकेशन
कैसे मालूम पड़ेगा एओ को कि आपकी इनकम एक्री हो गई है 3 लाख लेकिन क्या नहीं हुई है, रिसीव नहीं हुई है? तो आपको रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हमारे इनकम टैक्स के सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के प्रोविजन से दी होती है 31 जुलाई 30 सितंबर, जिस पे जो भी एप्लीकेबल होती है उस डेट से पहले उस डेट की एक्सपायरी से पहले ये ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। ओके, ऑप्शन अवेल करना पड़ता है, बताना पड़ता है एओ को 3 लाख रुपए रिसीव ही नहीं हुए हैं, डीम्ड एप्लीकेशन मान के एग्जामिशन दे दें। हम आपको वचन दे रहे हैं जिस भी ईयर में ये इनकम रिसीव होगी प्लस उसके फॉलोइंग ईयर में हम उसको क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। असेसिंग ऑफिसर 19-20 में ही डीम्ड एप्लीकेशन मान के एग्जामिशन देने को क्या हो जाएगा? राजी हो जाएगा। ओके, अब बात सुनिएगा, अगर फिर भी एनी अदर रीजन है और अगर कोई भी रीजन हो और भी किसी रीजन की वजह से इनकम क्या नहीं हुई है? अप्लाइड नहीं हुई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही मेहरबानी इनकम टैक्स लॉ की चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट पे इस तरीके से तो किसी भी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट पे टैक्स लग ही नहीं पाएगा। बस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो सीए होता है वो थोड़ा क्या हो? थोड़ा समझदार हो, उसे मालूम हो कि सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन 2 में सब क्लॉज फर्स्ट और सेकंड में एक प्रोविजन है, प्रावधान है, क्या है? डीम्ड एप्लीकेशन का, और उसे रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है, और इस तरह से एग्जामिशन मिल जाती है। अगर इनकम रिसीव नहीं हुई है तो डीम्ड एप्लीकेशन हो जाएगा, और अगर इनकम रिसीव भी हो गई है, एक्री भी हो गई है, फिर भी ट्रस्ट उसे अप्लाई नहीं कर पाया तो भी इनकम टैक्स लॉ की मेहरबानी देखिए, हम तो इस केस में भी आपको डीम्ड एप्लीकेशन मान के एग्जामिशन देने को तैयार है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ के पास में कुछ रीजन है, उनको लगता है ऐसा हो सकता है जिसके लिए सबसे बड़ा उनका कारण यह बनता है, मान लो कोई इनकम प्रीवियस ईयर के लास्ट में ऐसे समय क्या हुई हो? रिसीव हुई हो कि ट्रस्ट को पर्याप्त समय, सफिशिएंट समय ही नहीं मिला हो कि उसको वो समझ सके कि कौन सा हम रेवेन्यू पर्पस और कैपिटल पर्पस के अप्लाई करें, और इस वजह से 19-20 में वो इनकम अप्लाई नहीं हो सकी। कोई भी रीजन हो, असेसिंग ऑफिसर मांगने वाला नहीं है, नाम लॉ ने क्या दिया? एनी अदर रीजन दिया है, हम तो उसको भी डीम्ड क्या मान लेंगे? एप्लीकेशन मान के आपको एग्जामिशन दे देंगे। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक आप उस ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा? अवेल कर लीजिएगा। ऑप्शन आज क्या करिएगा? अवेल कर लीजिएगा। ऑप्शन आज अवेल कर लीजिएगा। कंप्लायंस आपको बाद में करनी है, और कंप्लायंस क्या करनी है? अगर सब क्लॉज सेकंड वाला केस था, एनी अदर रीजन, एक्री भी हो गई थी, रिसीव भी हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में हम आपको अगला साल पूरा का पूरा दे रहे हैं, हम आपको पूरा का पूरा 20-21 पूरा साल दे रहे हैं। आप 20-21 में उस इनकम को क्या कर दीजिए? एक्चुअली में अप्लाई करिए, ट्रस्ट के पर्पस के लिए अप्लाई करिएगा, अप्लाई इंडिया में ही करिएगा। हम आपको क्या दे देंगे? एग्जामिशन आज ही 19-20 में क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ओके, इस तरीके से अगर देखें तो ट्रस्ट की कभी भी ट्रस्ट के 15% तो सेट अपार्ट हो जाएगा। मान लीजिए ट्रस्ट की इनकम क्या है? 1 करोड़ है, 1 करोड़ है तो 15% जो होगा 15 लाख तो सेट अपार्ट करके वैसे ही एग्जामिशन ले सकेंगे। बाकी का 85 लाख आपको अप्लाई करना था, रेवेन्यू कैपिटल आपकी मर्जी थी, बस पर्पस ट्रस्ट का होना चाहिए, इन इंडिया में एग्जामिशन थी। मान लीजिए 85 लाख में से आपने 70 लाख ही क्या करे? अप्लाई करे, रिमेनिंग 15 लाख की भी एग्जामिशन है। अगर कोई इनकम एक्री हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई है तो डीम्ड एप्लीकेशन आप क्या कर लीजिए? मान लीजिए 3 लाख रुपए की इनकम जो अपने एग्जांपल में था रिसीव ही नहीं हुई, डीम्ड एप्लीकेशन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 70 लाख तो एक्चुअली में अप्लाई कर लिए, 3 लाख आपने डीम्ड एप्लीकेशन ले लिए, 73 लाख, रिमेनिंग बचा 12 लाख रुपए ऐसी इनकम है जो एक्रू भी थी, रिसीव भी थी, लेकिन फिर भी क्या नहीं हो पाई? अप्लाई नहीं कर पाए, ट्रस्ट नहीं करी, जो भी रीजन है उसका भी हम डीम्ड एप्लीकेशन मान के एग्जामिशन देने को हम तैयार हैं। आप ले तो से रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले ऑप्शन को क्या कर ले? अवेल कर लीजिए। फॉर्म देना पड़ेगा, पर्टिकुलर फॉर्म है, ओके, और हम आपको क्या दे देंगे? एग्जामिशन दे देंगे। और हम आपसे क्या चाहेंगे? वो 3 लाख रुपए जिस ईयर में रिसीव हो प्लस उसका फॉलोइंग ईयर, 2 साल हम दे रहे हैं। 2 साल भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो 3 लाख भी जिस प्रीवियस ईयर में रिसीव हो उस प्रीवियस ईयर में भी बड़े लास्ट में रिसीव हो, इसलिए एक फ्रेश फॉलोइंग ईयर तो हमेशा देते हैं। तो जिस ईयर में रिसीव हुआ प्लस उसका फॉलोइंग ईयर में अप्लाई कर लीजिए।
अप्लाई कर लीजिए। डीम्ड एप्लीकेशन तो हम आज ही दे चुके हैं। और एनी अदर रीजन के केस में 20-21 पूरा साल ही पड़ा है, आप उस ईयर में उसको क्या कर दें, अप्लाई कर दें। बस ये फ्यूचर में हम आपसे क्या चाहेंगे, कंप्लायंस चाहेंगे। लेकिन एक बात इसमें ध्यान समझने की है और विशेष बात है, जब भी आप उस इनकम को, डीम्ड एप्लीकेशन वाली इनकम को एक्चुअली में क्या करोगे, अप्लाई करोगे, एक्चुअली में क्या करोगे, अप्लाई करोगे, जिस भी ईयर में करोगे, हम उस ईयर में उसे दोबारा एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। ध्यान रखिएगा, होशियारी नहीं चलेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि 20-21 में जब आप उसको एक्चुअली में अप्लाई करेंगे तो 20-21 का आप उसे एप्लीकेशन बता सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको 19-20 का ऑलरेडी क्या बता चुके हो, एप्लीकेशन बता चुके हो। तो जब भी आप उस इनकम को क्या करोगे, अप्लाई करोगे 20-21 में, 21-22 में जो भी आपका केस है, तो हम उसको अब शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। कौन से में, इनकम अप्लाई में, उस ईयर का इनकम का एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। तो बहुत ही रीजनेबल बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है कि एक ही इनकम को दो अलग अलग ईयर में क्या नहीं मान सकते, हम एप्लीकेशन नहीं मान सकते। जब डीम्ड एप्लीकेशन मान चुके हैं तो एक्चुअली में अप्लाई करने पे अगेन हम उसको क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, हम उसे क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। तो आई थिंक आपको यहां पर बात समझ में आ गई है। और आपके दिमाग में फ्रेंड्स क्वेश्चन भी बनना चाहिए कि आज डीम्ड एप्लीकेशन मान के एग्जामिशन लेने वाला ट्रस्ट अगर कल फ्यूचर में कंप्लायंस नहीं करता है या पूरी कंप्लायंस नहीं करता है, आधी अधूरी अप्लाई कर देता है, आधी अधूरी अप्लाई नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे ट्रस्ट पे क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो ऐसे पे कॉन्सिक्वेंस होंगे जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1B में दिया है। यह सेक्शन 11 सबसेक्शन 1B में दिया है। मेरे साथ आप सब कुछ याद करते चलेंगे। मेरे को जब याद है, आपको भी फ्रेंड्स क्या होगा, याद होगा। सारा नहीं होगा तो उतना तो याद होगा जितने से हमारा बहुत ही बेहतरीन क्या हो सकेगा, काम हो सकेगा। कैसे, हमें मालूम है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, जनरल डोनेशन वाला इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट कहलाता है। ओके, कॉर्पस डोनेशन, स्पेसिफिक डायरेक्शन वाले की भी एग्जामिशन मिलती है, बिना अप्लाई करे उस ईयर में भी एग्जामिशन मिलती है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के प्रोविजन से। और इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट की एग्जामिशन 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज किससे मिलती है, ए से मिलती है। कभी भी 85% फॉल्स शॉर्ट हो जाता है तो डीम्ड एप्लीकेशन का प्रोविजन दिया है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन 2 में। सब क्लॉज फर्स्ट भी है और सब क्लॉज कौन सा दिया है, सेकंड भी उसमें दिया है, विद कंडीशन के साथ में दिया है, जो फ्यूचर में आपको कंप्लायंस करनी होगी। और अगर नहीं कर पाते हैं तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1B ने उसका कॉन्सिक्वेंस भी दिया है। अगर वो डीम्ड एप्लीकेशन वाली आपने क्या नहीं करी, अप्लाई नहीं करी है, क्या नहीं करी है, अप्लाई नहीं करी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो दो केस थे, एक तो सब केस, सब क्लॉज कौन सा था, फर्स्ट था हमारे पास में सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन 2, उसका सब क्लॉज फर्स्ट की इनकम एक्री हो गई थी लेकिन रिसीव नहीं हुई। तो क्या कहा था लॉ ने, जिस ईयर में वो इनकम रिसीव हो जाए प्लस उसका फॉलोइंग ईयर तक आप उसे अप्लाई कर देना। अब अगर आपने उसके प्लस फॉलोइंग ईयर तक भी उसको क्या नहीं कर, अप्लाई नहीं किया था, मतलब जो लास्ट ईयर था, जैसे हमने पढ़ा था हमको 21-22 में रिसीव हुई, तो आपको 22-23 तक उसको अप्लाई कर देना था। आपने जितना भी 22-23 तक क्या नहीं करा, अप्लाई नहीं करा है, जितना भी आपने 22-23 तक क्या नहीं करा है, अप्लाई नहीं करा है, अब उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी इनकम हो जाएगी। बहुत ही हम वर्ड्स का यूज निकालेंगे, वो डीम्ड टू बी इनकम हो जाएगी। इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं होगी, वो इनकम होगी, टोटल इनकम का हिस्सा बन जाएगी। आप उसमें से अब एग्जामिशन नहीं ले सकेंगे। अगर आप ऐसी डेट होशियारी करने का सोच रहे हैं कि इनकम हो जाएगी, हम उसमें से 15% सेट अपार्ट दिखा के उसकी भी क्या ले सकेंगे, एग्जामिशन ले सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि वो टोटल इनकम क्या क्या बन जाएगी, हिस्सा बन जाएगी, मतलब अब उस पे क्या होगा, टैक्स पेबल होगा। अब उसके रेस्पेक्ट में आप एग्जामिशन अवेल नहीं कर पाएंगे। और कौन सी ईयर में वो क्या बनेगी, आपकी डीम्ड इनकम बनेगी, कौन सी ईयर में, जिस ईयर में वो इनकम क्या हुई थी, रिसीव्ड हुई थी, उसका जो इमीडिएटली कौन सा था, फॉलोइंग प्रीवियस ईयर था। बोले तो जो लास्ट ईयर था अप्लाई करने तक का, अगर उस ईयर में नहीं करी तो बस उसी प्रीवियस ईयर की वो क्या बन जाएगी, उसी असेसमेंट ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी। बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है, और ऐसा ही क्या होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए। और सब क्लॉज सेकंड में तो क्या था, इनकम एक्रू भी हो गई थी, रिसीव भी हो गई थी, फिर भी ट्रस्ट उसको अप्लाई नहीं कर पाया था, तो हमने डीम्ड एप्लीकेशन मान के 19-20 में एग्जामिशन दे दी थी। फ्यूचर कंप्लायंस ये थी कि 20-21 पूरा साल मिल रहा है, आप उसे एक्चुअली में अप्लाई कर देना। अब आप उसको 20-21 में भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो 20-21 की हम उसको डीम्ड इनकम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। हम उसको किसकी मान लेंगे, जो इमीडिएटली फॉलोइंग है। कौन सा फॉलोइंग, जिसमें इनकम डिराइव
डिराइव हुई थी, डिराइव हो गई थी 19 किस में, 20 में, तो उसका फॉलोइंग कौन सा हुआ, 20-21, तो 20-21 की क्या मान ली जाएगी, वो इनकम मान ली जाएगी। तो ये हमने जूस निकाल लिया है, और वो इनकम होगी, वो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं होगी, वो टोटल इनकम में से एग्जम्प्ट नहीं होगी, वो टोटल इनकम में ही जुड़ेगी और उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब उसी इनकम के रेस्पेक्ट में आप कोई भी क्या नहीं ले सकेंगे, एग्जेम्पशन नहीं ले सकेंगे। ये सेक्शन 11 सब सेक्शन 1B, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1B का हमने क्या पढ़ा है, कॉन्सिक्वेंस क्या करा है, पढ़ा है। ये हमने क्या पढ़ा, कॉन्सिक्वेंस पढ़ा, कैसे चला सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, उसका एक्सप्लेनेशन 2, उसका सब क्लॉज कौन सा था, फर्स्ट, सब क्लॉज सेकंड, और साथ में पढ़ना पड़ा सेक्शन 11 सब सेक्शन कौन सा है, 1B। तब जाके हमको डीम्ड एप्लीकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इससे यह भी समझ में आया इस तरीके से तो एक ट्रस्ट हर साल अपनी इनकम को 100% क्या ले सकता है, एग्जेम्पशन क्या कर सकेगा, ले सकेगा, एग्जेम्पशन ले सकेगा। फ्रेंड्स यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की है, आपको प्रोविजन आते हुए भी आपका सॉल्यूशन रॉन्ग होने की चांसेस हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा ही पॉसिबिलिटी है, आने के बाद भी रॉन्ग होने की बहुत ज्यादा क्या है, पॉसिबिलिटी है। ये बात अब जो बोल रहा हूं सुनने के बाद वो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। वो बात ये है कि आपको 2-3 केस बना के दूंगा, अलग अलग सेपरेटली आप उसको समझेंगे। पहला केस है इनकम डिराइव्ड हो गई थी लेकिन क्या नहीं हुई है, रिसीव नहीं हुई है। आप सॉल्यूशन में डीम्ड एप्लीकेशन डालेंगे, आपको अगर ध्यान रहता है तो सेक्शन 11 लिखें, सब सेक्शन 1 लिखें, एक्सप्लेनेशन कौन सा लिखें, 2 लिखें, सब क्लॉज फर्स्ट लिखें। अगर याद रहता है, नहीं तो डीम्ड एप्लीकेशन मान के आप उसकी क्या ले लें, एग्जाम्पशन ले लें। किस कौन से केस में, इनकम डिराइव्ड है लेकिन रिसीव नहीं है, क्वेश्चन में दिया होगा इतने लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, हमारे केस में 3 लाख एक्रू हुए लेकिन क्या नहीं हुए, रिसीव नहीं है। सॉल्यूशन के अंदर आप डीम्ड एप्लीकेशन मान के उसकी क्या ले लेंगे, एग्जाम्पशन ले लेंगे। बात यहीं पर ही फिनिश हो गई है। ओके फिनिश। ओके सेकंड केस है इनकम एक्रू भी हो गई है, रिसीव भी हो गई है, लेकिन फिर भी क्या नहीं हुई है, अप्लाइड नहीं हुई है। इसके लिए क्वेश्चन बोलेगा नहीं, ये तो हम ही पहचान जाएंगे कि 85 लाख अप्लाई करने थे, उसमें से 70 लाख ही क्या हुए, अप्लाई हुए। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी बची हुई इनकम जो है 15 लाख। ये दूसरा वाला केस है, सेपरेट है, फर्स्ट से नहीं जोड़ना है। 15 लाख एक्रू भी हो गए, रिसीव भी हो गए, फिर भी ट्रस्ट क्या नहीं कर पाया, अप्लाई नहीं कर पाया। फ्रेंड्स यहां पर मेरी बात सुनिएगा, यहां पर आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो 15 लाख रुपए ट्रस्ट की आप टोटल इनकम निकालेंगे। जी हां, आप अपनी होशियारी से डीम्ड एप्लीकेशन नहीं करेंगे, आप अपनी होशियारी से डीम्ड एप्लीकेशन नहीं करेंगे जब तक आपसे होशियारी करने को कहा नहीं जाए। आपको अगर क्वेश्चन में बस इतना ही दिया है, 70 लाख रुपए अप्लाई है, आप ट्रस्ट की टोटल इनकम निकालें, तो मेहरबानी करके आप 15 लाख की टोटल इनकम निकाल दीजिए। आप डीम्ड एप्लीकेशन वाला, सीए वाला दिमाग उस समय नहीं लगाए। कब लगाएं, जब क्वेश्चन का अगला पार्ट ये हो और वो पूछे कि कोई तरीका है क्या जिससे ट्रस्ट की इनकम को मिनिमाइज, रिड्यूस कर सकें, तब आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कौन सा प्रोविजन, डीम्ड एप्लीकेशन का। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट अगर ऐसा हो तो आप सेकंड पार्ट में बोल दीजिएगा, अरे हां हमारे पास में है सेक्शन 11 है, सब सेक्शन 1 है, एक्सप्लेनेशन 2 है उसके पास में, सब क्लॉज सेकंड है, जिसमें उस 15 लाख का डीम्ड एप्लीकेशन बता के उसकी हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पशन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा जब पूछा जाए तो ही करना है। कौन सा वाला, सब क्लॉज सेकंड वाला। लेकिन सब क्लॉज फर्स्ट वाला जब क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 3 लाख रुपए रिसीव ही नहीं हुए, तो क्वेश्चन नहीं भी पूछे तो वहां आप अपने दिमाग से डीम्ड एप्लीकेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ने के बाद में भी इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्यूशन रॉन्ग करते हैं, और उससे बुरा कुछ भी नहीं होता। जब हमको ध्यान होता है फिर भी हमारा सॉल्यूशन क्या नहीं होता, सही नहीं होता है। जो मार्क्स हमारे होने चाहिए थे वो हमारे हक के थे, फिर भी वो नहीं मिल पाते। बहुत ही किसकी वजह से, छोटी मिस्टेक। और वो छोटी मिस्टेक इस वजह से होती है क्योंकि हमने पढ़ा होता है लेकिन हम इस वर्ड का क्या नहीं निकाल पाते, जूस नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए रेडीमेड बोल रहा हूं, जब इनकम एक्रू हुई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मानना है आपको डीम्ड एप्लीकेशन वाला दिमाग लगाना है। एक्रू भी हो गई है, रिसीव भी हो गई है, फिर भी अप्लाई नहीं हुई है, तो जब तक आपसे नहीं कहा जाए आप डीम्ड एप्लीकेशन वाला प्रोविजन, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप अपनी होशियारी नहीं देकर आएंगे।
आई थिंक जो बात बताई है मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हम यहां पर नेक्स्ट डिस्कशन, एक अच्छा डिस्कशन, एक और हेल्थी डिस्कशन क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब आप मेरी बात समझिए, 15% हम 15% के पीछे पड़ते हैं और उसकी एक कहानी बनाते हैं। मन में आप फील करिएगा, प्रोविजन लंबे समय तक आपके क्या रहेगा, दिमाग में रहेगा। लेक्चर चैप्टर खत्म होने के बाद में न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, लेकिन जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो तब भी ऐसे पढ़ाऊंगा कि जब न्यूमेरिकल्स कवर करा रहा हूंगा, सॉल्यूशन करा रहा हूंगा, तो इस चैप्टर को पढ़ने से भी आपके न्यूमेरिकल क्या होने लगेंगे, सही होने लगेंगे। मतलब जो चैप्टर थ्योरेटिकल है इसको भी प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। या फिर इस तरीके से भी बताऊंगा जो पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी थ्योरेटिकल पढ़ाते समय सारी चीजें आपके दिमाग में डाल दूंगा। तो क्योंकि जब प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपको लगेगा कि ये सारी वही बातें हैं जो हमने थ्योरेटिकली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको प्रैक्टिकल कुछ भी अजीब, नया, अजीब नहीं लगेगा, आपको सब रिलैक्स लेवल, रीजनेबल लगेगा। कब? जब आप बात को ध्यान से सुनेंगे। अब सुनिए, 15% सेटअप पार्ट है। 15%, 1 करोड़ के केस में 15 लाख हुआ, 10 लाख करोगे तो क्या हुआ, 1.5 लाख ही हुआ। ओके, हमको अमाउंट पे नहीं जाना है, हमको परसेंटेज पकड़ना है। ये परसेंटेज से जो भी अमाउंट बनता है, ये परसेंटेज से जो भी अमाउंट बनता है, अगर भाई ट्रस्ट की टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम का मतलब इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट 10 करोड़ है, तो 15% 1.5 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ है तो 15 लाख हो जाएगा। तो 15% से जो भी अमाउंट बन रहा है ट्रस्ट के हिसाब से वो अमाउंट बहुत ही कम है। ट्रस्ट का जो फ्यूचर पर्पस है, मान लीजिए एक मेडिकल रिलीफ के लिए ट्रस्ट बनाए हैं, बड़ी मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जैसे एमआरआई मशीनें, सीटी स्कैन मशीनें, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की मशीन आएगी और ये 15% ट्रस्ट क्या करने लगा, सेट अपार्ट करने लगा, तो वो उसका मशीन छोड़ो, उस मशीन का पार्ट खरीदने लायक भी क्या नहीं बना सकेगा, फंड नहीं बना सकेगा। तो ऐसी स्थिति में अब क्या ट्रस्ट को ऑब्जेक्ट अटेन करने हैं। हमने क्या करा है, उस पर्पस के लिए हमने कहा उस पर्पस के लिए अप्लाई करो तो हमें एग्जामिशन देंगे, मतलब उस पर्पस का एडवांसमेंट होना चाहिए। एडवांसमेंट होगा कब, जब नई नई मशीनें क्या होगी, आएगी मेडिकल के पास में। नई नई मशीनें इतनी कॉस्टली है कि ट्रस्ट के पास में फंड खुद का चाहिए, बहुत बड़ा फंड, और 15% से उस फंड बनने की कोई भी क्या नहीं बन रही है, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे लॉ ने क्या करा, तो ऐसी स्थिति का सामना भी हमारे पास में है और वो सामना आपको पहले बताते हैं क्या है। ओके, और वो हम आते हैं, ये लीजिए पिछले वाले पेज पे हमको आना है, पिछले वाले पेज पे आना है और ये हम आ रहे हैं सेक्शन 11 और सबसेक्शन किस पे, 2 के प्रोविजन पे। ये रहा सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, एग्जामिशन है। एंटर सेक्शन 11 ही कौन सा है, एग्जामिशन है। सबसेक्शन 1 से भी एग्जामिशन थी, अब 2 से भी एग्जामिशन है। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन दे दिया है हमारी समस्या का। हमारी समस्या थी 15% से तो बात बनने वाली नहीं है, 15% से तो कितने ही साल क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, फिर भी हींग लगे ना फिटकरी, मतलब मशीन आने वाली नहीं है। तो उनके लिए, उन सभी ट्रस्ट के लिए सॉल्यूशन है 11 सबसेक्शन 2 की एग्जामिशन अभी और है, और वो क्या है, 15% से भी ज्यादा क्या करना, सेट अपार्ट करना, बोले तो एक्सेस एक्यूमुलेशन करना। आप 15% से भी ज्यादा, 15% वाली आप एग्जामिशन तो 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए से ही क्या कर लेना, ले लेना। लेकिन किसी ईयर में आपका मन करे इससे भी ज्यादा क्या करने का, सेट अपार्ट करने का, तो ज्यादा सेट अपार्ट करने की भी क्या है, एग्जामिशन है, लेकिन उस पे सबसेक्शन 1 क्लॉज ए नहीं डालेंगे। 15% तक तो सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए ही डालेंगे। 15% से जो ज्यादा सेट अपार्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़ की इनकम है और आप 25 लाख सेट अपार्ट करना चाह रहे हैं, तो 15 लाख जो सेट अपार्ट करा उस पे तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए डालें, और बाकी का जो 10 लाख करा है उस पे सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ही क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। उसकी भी बोल रहे हैं एग्जामिशन मिल जाएगी, लेकिन एग्जामिशन के लिए क्या है, आपको देना पड़ेगा स्टेटमेंट। 25 लाख के लिए नहीं, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ 10 लाख, दैट इज इन एक्सेस ऑफ क्या है, 15, इन एक्सेस ऑफ 15%। ध्यान दीजिएगा, 15% के लिए कोई स्टेटमेंट आपसे नहीं मांगा है, कोई स्टेटमेंट नहीं मांगा है। तो पहला क्या क्या जूस निकला, कोई कंडीशन नहीं है। 15% क्यों सेट अपार्ट कर रहे हो, क्या खरीदना है, कौन सी ईयर में खरीदोगे, किससे खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन 15% से ऊपर जो 10 लाख है, वो 10 लाख आपने क्यों सेट अपार्ट करे हैं, उसके लिए आपको एक क्या देना पड़ेगा, स्टेटमेंट है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फॉर्म कौन सा होता है, 10 होता है। उस फॉर्म 10 के अंदर आपको बताना होगा 10 लाख रुपए मैंने इस ईयर में सेट अपार्ट करे हैं। उसका यह पर्पस भी बताना पड़ेगा कि उस 10 लाख से आप क्या करने वाले हो, तो उसके अंदर आप क्या बताएंगे, पर्पस भी बताएंगे। लेकिन 15 लाख के लिए तो हमने किसी को पर्पस भी नहीं बताया था, मतलब वो विदाउट क्या हुआ, कंडीशन हुआ, विदाउट क्या हुआ, कंडीशन हुआ। तीसरा, आप उस फॉर्म के अंदर पीरियड भी बताएंगे कि ये 10 लाख रुपए जो इस साल आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप इस कितने साल तक क्या करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। 2 साल करना चाहते हैं, 3 साल तक क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, 4 साल एक्यूमुलेट करेंगे, 5 साल करेंगे। 6 साल की परमिशन एओ देगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी भी केस में 5 साल से ज्यादा के लिए एक्यूमुलेट करने की परमिशन नहीं देता है। मैक्सिमम कितना है, 5 है, मैक्सिमम 5। 5 कर लो, 4 कर लो, 3 की परमिशन मांग लो, 2 की मांग लो, 1 की मांग लो, जितने की मांगनी मांग लो, लेकिन 5 साल से ज्यादा ए ही क्या नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा। स्टेटमेंट के अंदर पर्पस कौन सी मशीन लानी है, पीरियड की हमको कितने साल तक वो 10 लाख रुपए हम क्या करने वाले हैं, इकट्ठा करने वाले हैं, प्लस उस 10 लाख को जब तक वो मशीन खरीदने में यूटिलाइज नहीं कर लेते हैं, जिस पर्पस के लिए आपने उसको अप्लाई करा था, उस पैसे को आपको इन्वेस्टेड और डिपॉजिट रखना पड़ेगा। 11(5) की मोड, सर्टेन मोड्स दिए 11(5) के, बड़े क्या स्पेसिफिक मोड है, सेफ मोड है, सेफ मोड है। उनमें 15 लाख के लिए तो हमने कहा ही नहीं है, 15 लाख रुपए तो बैंक के खाते में भी रहा तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो रिमेनिंग 10 लाख रुपए हैं, उस 10 लाख को 11(5) में जो स्पेसिफिक मोड दिए हुए हैं, स्पेसिफिक मोड दिए, उन स्पेसिफिक मोड में कुछ इन्वेस्टमेंट वाले हैं और कुछ क्या है, डिपॉजिट वाले हैं, उनमें रखना पड़ेगा, तब जाके एग्जेम्पशन है। तो आपको एक्सेस एक्यूमुलेशन वाली जो एग्जेम्पशन है वो एक कंडीशनल है, वो कंडीशनल है। 15% वाली जो एग्जेम्पशन है वो फ्री एग्जेम्पशन है, फ्री विदाउट एनी कंडीशन है, उसको हम फ्री एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं। और 15% से ज्यादा वाले को हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशनल क्या बोल सकते हैं, एग्जेम्पशन, कंडीशनल एक्यूमुलेशन, कंडीशनल सेट अपार्ट बोल सकते हैं। स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में पर्पस बताया, पर्पस के साथ में पीरियड भी बताया, और उस पैसे को तब तक 11(5) के मोड्स में रखा। जब भी मशीन खरीदनी है उस 11(5) के मोड्स को तोड़ देना, तुड़वा देना, पैसा रियलाइज कर लेना और उस मशीन में, उस पर्पस में उसको उपयोग ले लेना। और ये जो स्टेटमेंट है, साथ में स्टेटमेंट, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक फर्निश करना भी जरूरी है। रिटर्न फाइल करने की क्या है, ड्यू डेट तक फर्निश करना भी क्या होगा, जरूरी होगा। बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है। 15% जो सेट अपार्ट है, रिटर्न लेट भी फाइल करोगे तो जब भी फाइल करोगे आप सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए डालोगे, 15% सेट अपार्ट बोलोगे, एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। लेकिन रिटर्न फाइल होने की जो ड्यू डेट है उसके बाद में अगर आप सोच रहे हो कि स्टेटमेंट देके 15% से ज्यादा की सेट अपार्ट की आप एग्जेम्पशन ले पाओगे, तो ऐसी आपकी थिंकिंग रॉन्ग है, क्योंकि लॉ ने समय सीमा भी दे दी है एक्सेस एक्यूमुलेशन के लिए कि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक असेसिंग ऑफिसर को पहले ही बता देना। बाद में असेसिंग ऑफिसर को बताओगे, असेसिंग ऑफिसर आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। तो समय है रिटर्न फाइल करने की क्या है, ड्यू डेट तक। साथ ही साथ आपको रिटर्न भी टाइम पे ही फाइल करना होगा, रिटर्न भी टाइम पे फाइल करना होगा। वो बात यहां नहीं दी है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 में दी है, वो बात यहां नहीं दी है, लेकिन उससे जुड़ती हुई बात सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के लिए उन्होंने कहा है। पहली बात तो है जो आपका स्टेटमेंट है, जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में जो फॉर्म 10 हमने स्टेटमेंट कहा था, जिसमें पर्पस था, जिसमें पीरियड भी था, ओके, उस स्टेटमेंट को आप रिटर्न फाइल करने की क्या है, ड्यू डेट तक आप क्या करेंगे, फर्निश करेंगे, ओके। और उस ईयर का जो रिटर्न भी है, वो रिटर्न भी आप रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक ही क्या करेंगे, फर्निश करेंगे। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं करा, नॉट फर्निश हुआ, अगर इसमें से कुछ भी एक नहीं हुआ, रिटर्न नहीं करा या स्टेटमेंट आपने नहीं करा, तो 13 सबसेक्शन 9 बोलता है कि आपको फिर हम क्या नहीं देंगे, एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जेम्पशन नहीं दे पाएंगे। स्टेटमेंट दे, पर्पस दे, पीरियड भी बताएं, 11(5) के मोड्स में भी क्या करें, इन्वेस्टेड डिपॉजिट करें, स्टेटमेंट रिटर्न की ड्यू डेट तक भी करें और रिटर्न भी क्या करें, ड्यू डेट तक करें, तब जाके आपको ये सारा काम करने पे एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जेम्पशन मिलेगी। इसमें से रिटर्न टाइम पे नहीं गया, स्टेटमेंट ड्यू डेट पे नहीं गया। ड्यू डेट कौन सी, रिटर्न फाइल करने की, जो एक ट्रस्ट पे क्या होती है, एप्लीकेबल होती है 139 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन से। अगर इसके कंप्लायंस में कुछ भी डिफॉल्ट हुआ तो जो एक्सेस एक्यूमुलेशन है उसकी एग्जेम्पशन नहीं दे पाएंगे, एक्सेस की नहीं दे पाएंगे, फिर आप डीम्ड एप्लीकेशन मान के ले ले। आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ट्रस्ट अगर ऐसा नहीं हो पाया
तो ऐसा निराश नहीं होना है, हम डीम्ड एप्लीकेशन मान के कर लेंगे, लेकिन डीम्ड एप्लीकेशन के लिए भी ध्यान रखिए कैसे करोगे, क्योंकि वो भी ऑप्शन रिटर्न फाइल करने तक ही क्या करना था, एक्सेस करना था। तो सारी चीजों को इन्होंने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक जोड़ दिया, डीम्ड एप्लीकेशन को और किसको, एक्सेस एक्यूमुलेशन को। अगर मिस हो गया तो फिर वो टोटल इनकम का हिस्सा बन जाएगी और ट्रस्ट को ना चाहते हुए भी उस ईयर में क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। तो कंप्लायंस भी डाली है, एग्जम्पशन दी है तो एग्जम्पशन को कंप्लायंस पे भी जोड़ा है और कंप्लायंस उनकी क्या है, रिटर्न फाइल करने की क्या है, ड्यू डेट है। तो ये क्या हुआ, एक्सेस क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ। एक्सेस क्या है, एक्यूमुलेशन है। तो आई थिंक आपको एक्सेस एक्यूमुलेशन की बात क्या ही होगी समझ में। यस तो हमने अभी क्या पढ़ा था, एक्सेस एक्यूमुलेशन हमने कवर किया है। एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जम्पशन के लिए क्या देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा फॉर्म 10 के अंदर, प्लस उसके साथ में उसमें पर्पस बताना पड़ेगा, उसके बाद में पीरियड भी हमको बताना पड़ेगा, 11(5) के मोड्स में इन्वेस्टेड और डिपॉजिट रखना पड़ेगा। ओके ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान समझिएगा, उसके लिए हमको वो स्टेटमेंट रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पहले करना पड़ेगा, ड्यू डेट तक, और उस ईयर का रिटर्न भी हमको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट तक करना पड़ेगा। तो हमको एक्सेस एक्यूमुलेशन की भी क्या मिल सकेगी, एग्जम्पशन मिल सकेगी। अब एक बात इसमें से बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, एक्सेस एक्यूमुलेशन में से हम दूसरे ट्रस्ट को क्या नहीं दे सकते, डोनेशन नहीं दे सकते। अब इसका जूस निकाल लेता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमको यहां पर कहा है एक्सेस एक्यूमुलेशन में से आप दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन नहीं दे सकते। मतलब ना तो आप कॉर्पस डोनेशन दे सकते हो और ना ही जनरल डोनेशन दे सकते हो। अगर आज आप बोल रहे हो कि आपको इस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट करना है तो आप उस पैसे में से दूसरे ट्रस्ट को क्या नहीं दे सकते, सहयोग नहीं कर सकते, और सहयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपने कहा था हमको तो खुद सहयोग की आवश्यकता है, हमको तो खुद क्या है, रिसोर्सेज चाहिए। तो आप वो रिसोर्सेज दूसरों को क्या नहीं दे सकते, डोनेट नहीं कर सकते। तो अब इसमें से क्वेश्चन बन रहा है, तो क्या हम 15% में से डोनेशन दे सकते हैं या फिर हम अपनी करंट ईयर की इनकम में से। देखिए ट्रस्ट के पास में कौन कौन सा पैसा होता है, एक तो होता है कौन से करंट ईयर की क्या है, इनकम है, या फिर उनके पास में 15% क्या है, सेट अपार्ट है वो है, या फिर उनके पास में कौन सा है जो कॉर्पस डोनेशन आया वो है, या फिर कौन सा है एक्सेस एक्यूमुलेशन का है। इस तरह का ट्रस्ट के पास में क्या है, पैसा है। ध्यान से समझिएगा कौन कौन सा है, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, उसमें से 15% सेट अपार्ट वाले भी चल रहे हैं, करंट ईयर वाली इनकम भी है, इस साल जो कॉर्पस डोनेशन मिले हैं ट्रस्ट के पास वो भी पैसा आया है, और ट्रस्ट के पास में फंड भी पड़ा है जो एक्सेस एक्यूमुलेशन का है। तो सबसे पहले एक्सेस एक्यूमुलेशन में से तो आप किसी तरह का दूसरे ट्रस्ट को आप डोनेशन दे ही नहीं सकते। तो अब हमारा क्वेश्चन बन रहा है, क्या कॉर्पस डोनेशन में से हम दूसरों को डोनेशन दे सकते हैं, या 15% सेट अपार्ट में से हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। तो अब इसका और करंट ईयर की इनकम में से भी हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं क्या। तो इसके लिए आंसर हमारा बहुत जरूरी है और ध्यान से समझिएगा। आप कॉर्पस डोनेशन में से 15% सेट अपार्ट वाले में से और करंट ईयर की इनकम में से आप दूसरों को क्या दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, आप दूसरों को डोनेशन दे सकते हैं। अब मैं इसका जूस निकालूंगा, अगर आपने दूसरों को क्रेडिटेड पेड कर दिया है, आउट ऑफ इनकम रेफर टू इन क्लॉज ए, और क्लॉज ए में कॉर्पस डोनेशन क्या नहीं है, कवर ही नहीं है, क्लॉज ए में कॉर्पस डोनेशन नहीं है। तो पहला जूस यहीं पर निकल गया, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, और मे भी हो सकता है कि जो बात बोलने वाला हो इस बात को सुनने से पहले आपको यह बात मालूम ही नहीं हो अभी तक। तो बात हो रही है, जनरल नहीं पढ़ रहा हूं, लॉ का जूस निकाल के पढ़ रहा हूं। क्लॉज ए जो है, क्लॉज कौन सा है, जो क्लॉज ए में कौन सी बात होती है, इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, करंट ईयर की इनकम की बात होती है, और प्लस 15% जो सेट अपार्ट होता है उसकी हम क्या कर रहे होते, बात कर रहे हैं। तो ये क्लॉज ए की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। टू एनी ट्रस्ट को अगर आपने डोनेशन दे दिया, कौन से दूसरे ट्रस्ट को, जो 12AA में क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ओके, दूसरे ट्रस्ट को आप डोनेशन दे सकते हो। लेकिन आपने अगर ऐसा डोनेशन दे दिया जो कॉर्पस डोनेशन हुआ, अगर आपने दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन दे दिया है तो उसे हम आपकी एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। सिंप्लीफाइड कर देता हूं, सबसे पहले एक्सेस एक्यूमुलेशन में से इन एक्सेस ऑफ 15% में से दूसरे ट्रस्ट को, 12AA में जो दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, उनको आप किसी भी तरह का जनरल डोनेशन और कॉर्पस डोनेशन, स्पेसिफिक वाला, अदर देन स्पेसिफिक वाला, किसी तरह का आप डोनेशन नहीं देंगे, उसे हम एप्लीकेशन मानते ही नहीं है, देना ही नहीं है। बात फिनिश हो गई है। अब बात आती है हमारी कौन से की बात आती है, अब बात आती है हमको जो क्या मिला है, कॉर्पस डोनेशन मिला है, हमको खुद ही क्या मिला है, मंदिर
निर्माण कार्य के लिए मिला है, किसी दानकर्ता ने खुद ने कहा था आप मंदिर बनाना, आप दूसरों का मंदिर बनाने के लिए उसमें से डोनेशन दे ही नहीं सकते, मतलब उसमें से आप दूसरों को क्या नहीं देंगे, डोनेशन नहीं देंगे, ना तो आप उसमें से जनरल डोनेशन देंगे और ना ही उसमें से कॉर्पस डोनेशन देंगे, तो एक्सेस एक्यूमुलेशन में से भी डोनेशन नहीं देंगे और खुद जो आपको कॉर्पस डोनेशन मिला उसमें से भी आप दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन नहीं देंगे। अब आप जो दे सकते हैं वो 15% जो सेट पार्ट वाला फंड है उसमें से और जो ट्रस्ट की जो करंट इनकम है इनमें से आप दूसरों को बिल्कुल डोनेशन देंगे। एप्लीकेशन ऑफ इनकम ही माना जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम ही माना जाएगा। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आप दूसरों को कॉर्पस नहीं देंगे। इसका मतलब दूसरों को कॉर्पस तो आप किसी भी तरीके से नहीं दे सकते, एक्सेस में से भी नहीं दे सकते, खुद को मिले हुए कॉर्पस में से नहीं दे सकते, खुद की करंट इनकम में से नहीं दे सकते और 15% जो फंड क्रिएट हुआ है उसमें से भी नहीं दे सकते। ओके, ये तो बात यहीं पर फिनिश हो गई। अब दूसरों को जनरल डोनेशन, एक्सेस एक्यूमुलेशन में से जनरल डोनेशन भी नहीं दे सकते, खुद को जो कॉर्पस डोनेशन मिला इसमें से आप दूसरों को जनरल डोनेशन भी नहीं दे सकते। अब जनरल डोनेशन दे सकते हो सिर्फ किससे, जो आपको ट्रस्ट को जो करंट इनकम है, इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, जो आपको वॉलंटरी डोनेशन आए हैं, आपको बिजनेस की इनकम है, उसमें से आप दूसरों को आप जनरल डोनेशन दे सकते हैं। और 15% जो फंड क्रिएट हुआ था आपका सेट अपार्ट वाला, उसमें से आप दूसरों को क्या दे सकते हैं, जनरल डोनेशन दे सकते हैं। अगर आपने इसमें से कॉर्पस डोनेशन दे दिया तो आप डोनेशन दे देंगे, लेकिन उस डोनेशन को हम आपकी एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे और उस अमाउंट की हम आपको क्या नहीं दे पाएंगे, एग्जम्पशन नहीं दे पाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर रहा हूं, एक्सेस एक्यूमुलेशन में से किसी भी तरह का डोनेशन अलाउ नहीं है, बात यहां पर फिनिश। दूसरा, जो आपको कॉर्पस मिला है, आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस से मिला था, आप उसमें से किसी भी तरह का डोनेशन नहीं देंगे, ये बिल्कुल भी रीजनेबल बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो आप नहीं देंगे। अब बचा है ट्रस्ट की करंट इनकम, जो इस साल की इनकम है, और जो पहले के 15% सेट अपार्ट करके जो फंड है, इसमें से आप दूसरों ट्रस्ट को डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सा देंगे, जनरल देंगे। कॉर्पस देंगे तो एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। अब इसका जूस निकालते हो, दूसरों को कॉर्पस क्यों नहीं है, तो सुनिएगा। आपने अगर दूसरों ट्रस्ट को क्या दे दिया, कॉर्पस दे दिया है, तो अगर हम उसको एप्लीकेशन मान लेते, सुनिएगा सुनिएगा समझिएगा, और आपको हमेशा के लिए लर्न भी हो जाएगा, फिर आपको वापस से याद नहीं करना पड़ेगा, रिमेंबर हमेशा रहेगा। अगर हम दूसरों को कॉर्पस डोनेशन एप्लीकेशन मान लेते तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती, और कॉर्पस डोनेशन जिसको मिलता है, आपको क्या कहा था, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर उस ईयर में बिना अप्लाइड करे हुए भी उसको 100% एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो वो जो पैसा होता है, क्या होता, ना तो खुद तो चैरिटेबल पर्पस में काम लेते, दूसरों को डोनेशन देके खुद एग्जेम्पशन ले लेते, और जिसको वो डोनेशन मिला है वो भी उस ईयर में उसे बिना अप्लाई करे भी उसकी क्या ले लेता, एग्जेम्पशन लेता, जो ट्रस्ट को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो सकता, लॉ को बिल्कुल मंजूर नहीं हो सकता। तो लॉ ने क्या कहा, दूसरों को डोनेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल डोनेशन दो, सो दैट जिसको डोनेशन मिले कम से कम वो तो उसे 85% उस ईयर में क्या करे, अप्लाई करे ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए, इन इंडिया के लिए, जिस पर्पस के लिए बना है। तो हम आपको डोनेशन देने वालों को क्या दे देंगे, हम एग्जेम्पशन दे देंगे। तो इस वजह से दूसरों को कॉर्पस डोनेशन की बिल्कुल भी मनाही कर रखी है। एक्सेस जो खुद ने ही कहा था कि हमको इस पर्पस के लिए चाहिए, ओके। दूसरा, जो कॉर्पस आपने खुद ने इस पर्पस के लिए मांगा था, तो एक्सेस डोनेशन, एक्सेस एक्यूमुलेशन और जो कॉर्पस डोनेशन है, इनमें से आप दूसरे ट्रस्ट को किसी भी तरह का क्या नहीं देंगे, डोनेशन नहीं दे सकते। तो यह बात हमने यहां पर क्या निकाल ली है, जूस क्या कर ली है, निकाल ली है। ओके, तो एक्सेस एक्यूमुलेशन में से आप दूसरे ट्रस्ट को क्या नहीं देंगे, किसी भी तरह का डोनेशन नहीं देंगे। अब हम चलेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए आपने जो एक्सेस एक्यूमुलेशन करा था, अगर आपने उसको किसी अदर देन चैरिटेबल पर्पस के लिए, अदर देन रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई कर लिया, तो जो पहले हमने एग्जेम्पशन आपको दी थी वो हम एग्जेम्पशन आपकी क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे। कौन सी ईयर में, उसी ईयर में विड्रॉ कर देंगे जिस ईयर में आपने अदर देन चैरिटेबल और अदर देन रिलीजियस पर्पस के लिए उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। या फिर आपने कहा था हमको 2 साल क्या करना है, सेट अपार्ट करना है, हम 3 साल तक क्या करेंगे, इस 10 लाख को सेट अपार्ट करेंगे। लेकिन एग्जेम्पशन लेने के बाद में आप क्या हो गए, सीजेस टू बी क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, सीजेस टू बी क्या हो गए, एक्यूमुलेटेड हो गए। मतलब आपने एक्यूमुलेट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब पहले तो स्टेटमेंट दे दिया, पर्पस बता दिया, पीरियड बता दिया, आपने 11(5) के मोड्स में उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट और डिपॉजिट भी कर दिया है, रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया, स्टेटमेंट भी टाइम पे फाइल कर दिया, एग्जेम्पशन ले ली। लेकिन बाद की कंप्लायंस आपने नहीं करी, बाद में गलत क्या काम क्या करे, अदर देन चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस में अप्लाई करना, एक्यूमुलेट कर देना, क्या करना, बंद कर देना, या फिर 11(5) के मोड्स को क्या करना, जिस पर्पस में अप्लाई करना था उससे पहले उसको तोड़ देना।
11(5) के मोड्स को हमको क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेट तो करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एफडी कराई है तो एफडी को तोड़वाना तो पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा और उससे हमको मशीन खरीदनी पड़ेगी जिस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट करा था। लेकिन उस पर्पस में यूज लेने से पहले आपने 11(5) के मोड्स को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। आपने 11(5) के मोड्स को तोड़ दिया, या फिर जितने समय तक आपने कहा था कि हमको इतने समय तक एक्यूमुलेट करना है, आज आपने 10 लाख का एक्यूमुलेट करा, एक्सेस एक्यूमुलेशन, आपने कहा हमको 3 साल तक करना है ये 10 लाख एक्यूमुलेट, ओके। लेकिन 3 साल प्लस आपको एक बोनस ईयर भी दिया, लॉ ने मेहरबानी करी 3 प्लस एक बोनस ईयर भी दिया। 4 साल मांगे थे तो एक बोनस और दिया 5 साल, अगर 5 साल मांगे थे तो आपको 6 साल दिए, 5 साल से ज्यादा तो अलाउ ही नहीं करते। मतलब जितने टाइम आपने स्टेटमेंट में मांगा प्लस उसके बोनस ईयर तक भी आपने उसको क्या नहीं करा, अप्लाई नहीं करा, जिस पर्पस के लिए आपने उसको क्या करा था, सेट अपार्ट करा था। या फिर आपने आज एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जम्पशन लेके कल दूसरे ट्रस्ट को आपने इसमें से डोनेशन दे दिया जो मना करा था। अगर ऐसा कर दिया तो पहले जो आपको एग्जम्पशन दी थी आज एग्जम्पशन विड्रॉ कर देंगे और उसको आपकी टोटल इनकम में जोड़ के आज उस पर क्या भरवाएंगे, टैक्स भरवाएंगे। क्या काम नहीं करने थे, दूसरों को डोनेशन देने से पहले, दूसरों को डोनेशन देने के लिए हमने 11 सबसेक्शन 2 में एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जम्पशन लेते समय ही मना कर दिया था। उसके एक्सप्लेनेशन में रिमूवल ऑफ डाउट में उसी समय कह दिया था कि बाद में भविष्य में ऐसा काम नहीं करोगे, लेकिन वही काम आपने करा तो सबसेक्शन 3 ने आपकी एग्जम्पशन छीन ली है। आपने जितने साल मांगे थे मेहरबानी करके 1 साल और दिया, उसमें भी आपने उसको क्या नहीं करा, अप्लाई नहीं करा, या जितना अमाउंट आपने उसको यूटिलाइज नहीं करा तो हम उसको आपकी डीम्ड इनकम मान लेंगे। 11(5) के मोड्स आपने क्या कर दिए, तोड़ दिए। आपने एक्यूमुलेट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, या फिर आपने अदर पर्पस के लिए अप्लाई कर दिया है तो ये लॉ को मंजूर नहीं है। अब आपकी उसको क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, इनकम मान लेंगे और उस पर हम क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। कौन सी ईयर में लगाएंगे, उसको इनकम मान लेंगे जिस ईयर में आपने दूसरों को क्या दे दिया, डोनेशन दे दिया, प्लस जो बोनस ईयर था उस ईयर में उसको क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। जैसे 5 साल की परमिशन थी तो 6th ईयर में उसको क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। जिस साल में 11(5) के मोड्स आपने तोड़ दिए, जिस साल में आपने अदर देन चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो उस ईयर में हम आपको उसकी क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे और ऐसी इनकम मानेंगे कि वो टोटल इनकम का हिस्सा बना के उस पर हम आपसे क्या भरवाएंगे, टैक्स भरवाएंगे। अब यहां पर एक बहुत ही लॉजिकल डिस्कशन में आपसे क्या करता हूं, लेता हूं। मान लीजिए हमने कहा था एक मशीन हमको खरीदनी है, उसके लिए हमें 4 साल तक क्या करना है, एक्सेस एक्यूमुलेशन करना है, जिससे फंड क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने एक्सेस एक्यूमुलेशन करा, लेकिन अब हमें मालूम पड़ा जिस मशीन के लिए हमने एक्सेस एक्यूमुलेशन करा है अब उस मशीन की जरूरत ही नहीं है मेडिकल ट्रस्ट को। अब तो बहुत एडवांस मशीन है, अब तो एडवांस मेडिसिन आ गई है, अब वो डिसीज मेडिसिन से ही क्या होने लग गई है, क्योर होने लग गई है, तो अब उस मशीन को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने तो कहा था कि उस पैसे को उस पर्पस में काम लेंगे, स्टेटमेंट में बताया था, ओके फॉर्म 10 में बताया था। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप असेसिंग ऑफिसर से उसकी फॉर्म क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। पर्पस आप क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। अगर आप उस पर्पस के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो असेसिंग ऑफिसर को आप एप्लीकेशन करें, ये तो आप ही को करना पड़ेगा और आप अपना पर्पस चेंज करवा सकते हैं। लेकिन जो भी पर्पस चेंज करवाएं वो नया पर्पस भी ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को अटेन करने वाला ही होना चाहिए। मतलब ट्रस्ट के किसके होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को अटेन करने वाला ही होना चाहिए, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को कंफर्म करने वाला होना चाहिए। तो असेसिंग ऑफिसर आपका भविष्य में पर्पस भी क्या कर सकेगा, चेंज कर सकेगा। ओके, आप पर्पस क्या करा सकेंगे, चेंज करवा सकेंगे। अब एक बात यहां पर ध्यान से समझिएगा, हमने कहा था एक्सेस एक्यूमुलेशन में कभी भी डोनेशन नहीं देना है। खुद ने ही आपने कहा था हमारे पास में फंड की कमी है, हमें फंड की आवश्यकता है, हमें वो मशीन खरीदनी है, तो उस पैसे में से दूसरों को दान देने की कोई आपको जरूरत नहीं है, आप नहीं दे सकते। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल स्थिति है, मान लीजिए किसी पर्पस के लिए आपने एक ट्रस्ट बनाया था चैरिटेबल पर्पस के लिए, वो पर्पस आज पूरा हो गया, अब ट्रस्ट डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट के पास में एक्सेस एक्यूमुलेशन वाला क्या पड़ा है, पैसा पड़ा है। लेकिन हमने पढ़ा था कि अब तो हम दूसरों को डोनेशन दे ही नहीं सकते, लेकिन ट्रस्ट भी क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लॉ ने इस चीज को प्रैक्टिकली समझा और लॉ ने यहां पर रिलैक्सेशन करा। अगर ट्रस्ट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है और ट्रस्ट के पास में एक्सेस एक्यूमुलेशन वाला पैसा है, तो ट्रस्ट उस केस में क्या कर सकता है, दूसरे ट्रस्ट को क्या दे सकता है, डोनेशन दे सकता है। दूसरे ट्रस्ट को क्या दे सकेगा, डोनेशन दे सकेगा। कब दे सकेगा, कौन सी ईयर में, जिस ईयर में ट्रस्ट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उस ईयर में दूसरों को एक्सेस एक्यूमुलेशन में से डोनेशन देना हम क्या कर
देंगे, अलाउ कर देंगे। हम आपको पर्पस चेंज करना भी क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। तो ये हमने एंटायर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एंटायर कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्सेस एक्यूमुलेशन का। यहां पर एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, प्रैक्टिकल ट्रस्ट के सामने जब भी जिस ईयर में 85% अप्लाई नहीं हो पाता है, 85% अप्लाई नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में डीम्ड एप्लीकेशन से एक बेहतर ऑप्शन एक्सेस एक्यूमुलेशन है। डीम्ड एप्लीकेशन के लिए भी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक ऑप्शन ऑप्ट करना है, और यहां पर भी फॉर्म 10 आपको रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक देना है। तो बेहतर यही है आप एक्सेस एक्यूमुलेशन वाला ऑप्ट करें, क्योंकि डीम्ड एप्लीकेशन में तो क्या होता है, आपको अगले साल ही उसको क्या करना पड़ता, अप्लाई करना पड़ता अगर इनकम रिसीव ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन एक्सेस एक्यूमुलेशन में आप एक लंबा समय क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, बाद में जाके आप उसका पर्पस भी क्या करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्या रहती है, ज्यादा रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो प्रैक्टिकली ट्रस्ट डीम्ड एप्लीकेशन से ज्यादा एक्सेस एक्यूमुलेशन करना क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है, इसका हमारे एग्जाम से ना तो कुछ लेना है और ना ही इस बात का कुछ भी क्या करना है, देना है। यह बात हमारे यहां पर समझ में आ चुकी है। अब हम एक वर्ड जूस निकालेंगे। स्टार्टिंग में क्या करना था, हमें एटलीस्ट 85% तो क्या करना था, अप्लाई करना था। ओके, एटलीस्ट 85% अप्लाई करना था। अब ये जो वर्ड अप्लाई क्या करा है, लॉ ने यूज करा है। लॉ ने कहीं पर भी ये नहीं करा कि वो वास्तव में पैसा खर्च हो जाना चाहिए। अप्लाई का मतलब है लायबिलिटी आपने क्या कर लियो, क्रिएट कर लियो। चाहे आपने रेवेन्यू लायबिलिटी क्रिएट करी हो, चाहे आपने कौन सी कैपिटल लायबिलिटी क्रिएट करी हो, लेकिन आपकी लायबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, क्रिएट हो जानी चाहिए। आपको क्या हो जाना चाहिए, वो पैसा भले आपने क्या करो, एक्चुअली में आउटफ्लो नहीं कराओ, लेकिन ये हो जाना चाहिए कि हां भविष्य में क्या होगा, आउटफ्लो होगा, ये लायबिलिटी क्रिएट हो जानी चाहिए। अब इसमें एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको सिर्फ लायबिलिटी ही क्रिएट करनी है तो ऐसी स्थिति में जितनी ट्रस्ट की 85% इनकम है, आप तो उससे ज्यादा की लायबिलिटी भी क्रिएट कर सकेंगे। जैसे 85 लाख है, 85 लाख है, 70 लाख रुपए तो आपने खर्च ही कर दिए, आपने स्पेंड कर दिए, खर्च ही कर दिए। बाकी के 15 लाख है, हो सकता है आपने तो बाकी के 15 लाख से भी ज्यादा की लायबिलिटी क्या कर लियो, इनकम कर लियो। ओके, लायबिलिटी इनकम के लिए जो आउटस्टैंडिंग पड़ी हो, जिसका पेमेंट अभी हमने किया नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आप इनकम से ज्यादा की एग्जेम्पशन ले सकते हैं क्या कभी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर किसी ईयर में इनकम से ज्यादा आपने क्या कर दिया है, अप्लाइड कर दिया है, जैसे 15% सेट अपार्ट कर लिया, हटा लो, बाकी बचा 85 लाख। अगर आपने 85 लाख से भी ज्यादा का एप्लीकेशन कर लिया, एप्लीकेशन में दोनों आ जाएंगे, रेवेन्यू, कैपिटल, और दोनों आ जाएंगे, जो खर्च भी कर दिए और जो क्या है, आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, जो आउटस्टैंडिंग पड़े। अब अगर वो 85 लाख से क्या है, ज्यादा है, तो आप इनकम से ज्यादा तो एग्जेम्पशन ले नहीं सकते। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इससे हम बोलते हैं डेफिशिट। इनकम कम है और एक्सपेंसेस हमारे अप्लाइड क्या है, ज्यादा है, तो जो डेफिशिट हो गया है, उस डेफिशिट को आप नेक्स्ट ईयर की क्या बता सकेंगे, एप्लीकेशन बता सकेंगे। जैसे मान लीजिए 35 लाख रुपीस एक ऐसा अमाउंट है जो इनकम से भी ज्यादा क्या था, आपका एप्लीकेशन था। ओके, और वो डेफिशिट है, मान लीजिए पिछले साल का डेफिशिट है, तो उस 35 लाख को आप इस साल 19-20 की आप क्या बता सकते हैं, एप्लीकेशन बता सकेंगे। तो ये हमने एक क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया, क्योंकि लॉ ने जो वर्ड यूज करा है वो कौन सा वर्ड यूज करा है, एप्लीकेशन वर्ड यूज करा है। जैसे कि वन मोर जूस निकालते हैं, आपने लोन लिया बिल्डिंग बनाने के लिए। ओके, बिल्डिंग बनाने के लिए, अब जो बिल्डिंग बन रही है, आपको ध्यान है, एप्लीकेशन रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल। अगर बिल्डिंग की कॉस्ट को आप एप्लीकेशन बता देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर आप उस लोन का रीपेमेंट करेंगे दोबारा। वो लोन आपने किसके लिए लिया था, बिल्डिंग बनाने के लिए लिया था, तो अब जो लोन का रीपेमेंट होगा उसे आप एप्लीकेशन नहीं बताएंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग की कॉस्ट को आपने एप्लीकेशन नहीं बताया है, तो जब जब आप लोन का रीपेमेंट करेंगे जिस ईयर में, उस ईयर में आप उस रीपेमेंट को अपनी इनकम का क्या बता सकेंगे, एप्लीकेशन बता सकेंगे। क्योंकि वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा क्या होता है, मीनिंग होता है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक ही चीज को दो बार एप्लीकेशन नहीं बताइएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग की कॉस्ट को एप्लीकेशन बताया, फिर उसी बिल्डिंग के लिए जो लोन लिया था उस लोन के रीपेमेंट को भी क्या बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया। ऐसा बिल्कुल भी डिजायरेबल हो ही नहीं सकता है। यह बात आप भी क्या करते हैं, अच्छे तरीके से क्या करते हैं, जानते हैं। अब इसी में से एक जूस निकालता हूं, अगर बिल्डिंग की कॉस्ट को आपने क्या बता दिया है, एप्लीकेशन बता दिया है, तो अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आप उस पे अब डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकेंगे और डेप्रीसिएशन को आप अपनी एग्जेम्पशन बता सकेंगे। सुनिएगा बात, क्वेश्चन क्या है, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बनाई, आपने खरीदी बनाई, जो भी करी, एक्वायर करी, कंस्ट्रक्ट करी, उसको आपने एप्लीकेशन बता दिया है, तो क्या उस बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन आप एप्लीकेशन बता सकेंगे? तो उसके लिए सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, कोई भी डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा।
कोई भी डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन हम एप्लीकेशन मानेंगे नहीं। कब? इफ लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है, ऐसा तभी होगा जब आपने एक्विजिशन ऑफ असेट को ऑलरेडी क्या करा हो, एप्लीकेशन ऑफ इनकम बताया, ऐसा तभी होगा। अगर आपने एक्विजिशन ऑफ असेट को एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लेम नहीं करा है तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी और आप डेप्रिसिएशन को क्या बता सकेंगे, एप्लीकेशन बता सकेंगे, आप डेप्रिसिएशन को बता सकेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप नोट में लिखेंगे कि आपने क्या माना है, नोट में लिखेंगे आपने क्या माना है। और मेरा सजेशन यही है कि ट्रस्ट ने एप्लीकेशन ऑफ इनकम ऑलरेडी क्या कर लिया होगा, मान लिया होगा। तो आप यहां पर अपना ज्ञान दीजिए 11 सबसेक्शन 6 का और बताइए कि डेप्रिसिएशन अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। ऐसा मेरा आपको बिल्कुल क्या सजेशन है और जैसा कह रहा हूं वैसा करें तो ज्यादा बेहतरीन आपके लिए यही होने वाला है। लॉ ने कहा है अगर आपने उसको इफ लगा दिया, लॉ ने क्या लगाया, इफ लगाया है, अगर आपने उसको क्या बताया है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम बता दिया है, अगर आपने उसको क्लेम कर लिया है एप्लीकेशन ऑफ कौन सा, इनकम, तो अब डेप्रिसिएशन को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा, डेप्रिसिएशन को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। अब हम और क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, ये जो क्लॉज ए है, क्लॉज डी, इन सब में जो एग्जम्पशन मिल रही है किसकी मिल रही है, इनकम की मिल रही है। इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, 15% सेट अपार्ट कर लो, 85% को खर्च कर दो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए। सैलरी चुकाओ, रेवेन्यू खर्चे करो, कैपिटल खर्चे करो। अब यहां पर एक जूस निकला। इनकम वर्ड का मतलब भी खुद क्या होता है, खर्चों के बाद होता है। इनकम वर्ड का जूस निकाले तो मतलब होता है रिसीट माइनस खर्चे। ओके, और खर्चे तो ऑलरेडी ट्रस्ट को हम क्या मानते हैं, एप्लीकेशन मानते हैं। खर्चे मतलब एक मेडिकल पर्पस के लिए तो डॉक्टर की, फिजिशियन की, इन सब की, स्टाफ की, वार्ड बॉयज की, सबकी सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, बिजली, पानी, सब तरह के मेडिसिन, कंज्यूमेबल, सब खर्चे। अगर खर्चे ऑलरेडी एप्लीकेशन है तो फिर इनकम का 85% और एप्लीकेशन कैसे होगा। तो अब यहां पर अगर प्रैक्टिकल व्यू लें तो बेसिकली वर्ड लॉ ने इनकम काम लिया है, लेकिन ये वर्ड इनकम की जगह रिप्लेस हमको कर देना चाहिए किससे, ग्रॉस रिसीट से। हमको बेसिकली ग्रॉस रिसीट का 15% क्या कर सकते हैं, सेट अपार्ट कर सकते हैं, ग्रॉस रिसीट का 15%, और रिमेनिंग ग्रॉस रिसीट का जो 85% है उसे हमें अप्लाई करके क्या लेनी है, एग्जम्पशन लेनी है। जबकि वैसे इनकम का मतलब होता है रिसीट माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम, लेकिन एक्सपेंसेस खुद क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल व्यू लें तो यहां पर इनकम का मतलब क्या होना चाहिए, ग्रॉस रिसीट होना चाहिए, और ग्रॉस रिसीट का 15% होना चाहिए, और उसी का 85% क्या होना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए। ये आपके लिए एक और हमने क्या निकाला है, जूस निकाला है। वन मोर हम यहां पर जूस निकालते हैं। हम बेसिकली असेसमेंट ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट पढ़ रहे हैं। हम पीजीबीपी यहां तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए ट्रस्ट ने एक दिन में एक पार्टी को 10,000 रुपए से ज्यादा अकाउंट पे क्या दे दिया है, चेक दे दिया, अदरवाइज अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर दिया, एग्रीगेट एक पूरे दिन के अंदर, एक सिंगल किसको, पार्टी को, ओके, 10,000 से ज्यादा, अदरवाइज अकाउंट पे चेक से, अदरवाइज अकाउंट पे किससे, ड्राफ्ट से, या अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, अदर देन ईसीएस से अगर पेमेंट कर दिया। तो पीजीबीपी में तो हमको मालूम था कि वो क्या होता है, जितना भी अदरवाइज अकाउंट पे चेक करोगे, और वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। जितना भी आप कर रहे हो अदरवाइज अकाउंट पे चेक, वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो जितना भी आपने अदरवाइज अकाउंट पे चेक से किया है, ड्राफ्ट से किया, ईसीएस से कराया, तो पीजीबीपी में तो हमें मालूम था कि वो क्या होता है, डिसअलाउ होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट में अगर उन्होंने कोई रेवेन्यू एप्लीकेशन कर दिया या कोई कैपिटल उन्होंने क्या करा है, एप्लीकेशन करा है, और वो एप्लीकेशन उन्होंने 10,000 से ज्यादा अदरवाइज अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस से कर दिया है, तो इनको एप्लीकेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब मिलेगा तो अब आप यहां पर भी उसे एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। जी हां, नहीं मानेंगे। वो जो प्रोविजन है, वो जो हमारा कौन सा प्रोविजन होता है, पीजीबीपी का जो प्रोविजन है, पीजीपी का प्रोविजन है, वो हमारे यहां पर, वहां पर सब सेक्शन 3A भी होता है। ओके, वो हमारा यहां पर भी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा। सब सेक्शन 3 में क्या हुआ, कभी तो आपको हमने, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मान के एग्जामिशन दे दी थी, मान लीजिए आपने खर्चा इनकर कर दिया था, एग्जामिशन हमने दे दी थी, लेकिन प्रैक्टिकली जिस ईयर में आपने उसको एक्चुअली पैसा दिया, एक दिन में एक ही पार्टी को एग्रीगेट, अदरवाइज अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस से 10,000 दे दिया, तो अब वो उस ईयर की क्या मान लिया जाता है, इनकम मान लिया जाता है, ऐसा हमारा पीजीपी कहता है। तो सेम प्रोविजन हमारे यहां पर भी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 40 वहां का क्लॉज ए,
क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट हमको क्या बोलता है, अगर रेसिडेंट को आपने क्या करा, पेमेंट करा जिसपे टीडीएस हो, प्रोविजन हो, टीडीएस टैक्स डिडक्टेबल होना चाहिए, फिर आपने उस पे प्रीवियस ईयर में टीडीएस नहीं करा, ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर में टीडीएस नहीं करा है, ओके। और या फिर प्रीवियस ईयर में टीडीएस करा लेकिन रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक सरकार को जमा नहीं कराया, दो तरह के डिफॉल्ट को कवर करता है, या फिर तो प्रीवियस ईयर में डिडक्ट ही नहीं करा, ओके, प्रीवियस ईयर में डिडक्ट ही नहीं करा, प्रीवियस ईयर में डिडक्टेबल होना चाहिए प्रीवियस ईयर में और आपने नहीं करा, और प्रीवियस ईयर में डिडक्ट कर दिया तो आपने रिटर्न फाइल करना जो होता है सब्सिक्वेंट ईयर में, वो आपने रिटर्न फाइल करने ड्यू डेट तक उसे डिपॉजिट नहीं कराया, तो ऐसी स्थिति में रेसिडेंट को पेमेंट करने पे 30% की क्या लगती है, डिसअलाउंस लगती है। अब ऐसा ही डिफॉल्ट हमारे यहां पर एक चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट ने कर दिया हो, कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर करा हो जिसपे टीडीएस डिडक्टेबल बन रहा हो, प्रीवियस ईयर में नहीं करा या फिर करा प्रीवियस ईयर में तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराया, तो क्या ट्रस्ट को 30% एप्लीकेशन नहीं मानेंगे? तो इसका भी है आंसर यस, 70% तो एप्लीकेशन मान लेंगे लेकिन 30% क्या नहीं मानेंगे, एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन का आपको जूस निकाला था, बिल्डिंग को अगर एप्लीकेशन बताओगे तो लोन का रीपेमेंट एप्लीकेशन नहीं होगा, बिल्डिंग को नहीं बताओगे तो लोन के रीपेमेंट को क्या बता सकोगे, एप्लीकेशन। ग्रॉस रिसीट का भी अभी आपके लिए एक जूस निकाल दिया था, डेफिसिट का भी क्या निकाल दिया था, जूस निकाल दिया था कि पहले के प्रीवियस ईयर में इनकम से ज्यादा एप्लीकेशन है तो वो जो डेफिसिट है अब इस प्रीवियस ईयर में आप क्या ले सकेंगे, उसे एप्लीकेशन बता सकेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है तो प्रैक्टिकली समझिएगा, स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है तो वो जरूर आपको किसी पर्पस के लिए क्या होगी, मिली होगी। मान के चलते हैं कि वो कॉर्पस डोनेशन होगा और वो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी से क्या हो सकेगा, एग्जम्प्ट हो सकेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है तो किसी ना किसी पर्पस के लिए दी होगी, और किसी पर्पस के लिए अगर क्या मिले, डोनेशन मिले तो वो कॉर्पस डोनेशन होता है, और कॉर्पस डोनेशन ऑलरेडी सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज डी से क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी से क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, वो एग्जम्प्ट होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट इस तरीके से क्या हो सकेगी, एग्जम्प्ट हो सकेगी। अब यहां पर एक बेहतरीन आपके सामने डिस्कशन लेकर आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फील करिएगा, फील करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर रह जाएगा, आपको याद ही हो जाएगा। वो हमारे ट्रस्ट को क्या होता है, एप्लीकेशन करने पे क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। चाहे एप्लीकेशन रेवेन्यू करो, चाहे एप्लीकेशन कौन सा करो, कैपिटल करो, लेकिन करो तो सही ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के लिए इन इंडिया में। और समझिएगा बात को, कैपिटल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, रेवेन्यू भी कर सकते हैं। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, अब मान लीजिए ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी है और ट्रस्ट के पास में शेयर्स हैं, ट्रस्ट के पास में क्या है, शेयर्स हैं, ओके, ट्रस्ट के पास में शेयर्स हैं। शेयर से क्या मिल रहा है, 5 लाख रुपए का डिविडेंड मिला। आपको ध्यान होगा 5 लाख का डिविडेंड तो ऑलरेडी 10 क्लॉज 34 से क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। मान लीजिए ट्रस्ट के पास में प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का नाम है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती है वो ऑलरेडी 10 क्लॉज 35 से क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, ओके, ऑलरेडी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रस्ट का किसी फर्म में क्या हिस्सेदारी है और उस फर्म के प्रॉफिट में क्या मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, जो हमारे सेक्शन 10 क्लॉज 2A से क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। कहने का मतलब है हमारे ट्रस्ट को खुद को ही कुछ ऐसी इनकम मिल रही है जो ऑलरेडी अलग से ही सेक्शन 10 में क्या एग्जम्प्ट है, तो क्या आज भी वो 10 में एग्जम्प्ट रहेगी? अगर हमारा आंसर है कि यस वो तो ऑलरेडी सेक्शन 10 से एग्जम्प्ट है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस समझिए, अगर वो 10 से एग्जम्प्ट हो गई तो जितनी इनकम एग्जम्प्ट हो गई वो पैसा बिना चैरिटेबल पर्पस में उपयोग करे बिना ही क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया है। प्रैक्टिकल बात समझ रहे हैं, 5 लाख रुपए का मान लीजिए डिविडेंड है, 5 लाख रुपए की इनकम में म्यूचुअल फंड से, और 5 लाख रुपए का ही आपका शेयर है प्रॉफिट फर्म से, ओके, इंडियन फर्म से प्रॉफिट में हिस्सेदारी 15 लाख रुपए। अगर आपने इसको 10 क्लॉज 34, 35, 10 क्लॉज 2A से एग्जाम करवा दिया तो ये 15 लाख ऐसा अमाउंट हो जाएगा जो बिना चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस में उपयोग करे बिना ही क्या हो गया है, एग्जेम्प्ट हो गया। क्या आपका मन मानता है कि लॉ ऐसा होने देगा? क्या आपका मन ऐसा मानता है? नहीं मानता है। इसीलिए नया सेक्शन एक इंट्रोड्यूस किया गया जिसको सबसेक्शन 7 क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। जिसको कौन सा नाम दिया गया? सबसेक्शन 7 नाम दिया गया। और क्या कहा गया है? सेक्शन 10 की एग्जामिशन मिलेगी ही नहीं, आपको कोई एग्जामिशन नहीं देंगे सेक्शन 10 की, उस 15 लाख की सेक्शन 10 में नहीं देंगे। आप उसे चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस में अप्लाई करो और सेक्शन 11 में उसकी क्या लो, एग्जामिशन लो। हम तो दूसरी इनकम की भी दे रहे हैं तो इसकी भी बिल्कुल दे देंगे, लेकिन किस में देंगे? 11 में देंगे, 10 में नहीं
ट्रस्ट है जो सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम करता है वो सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। जो भली इनकम नॉर्मल प्रोविजन में सेक्शन 10 से एग्जेम्प्ट होती हो, लेकिन जैसी चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट के असेसमेंट की बात आएगी उस इनकम की एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी उन्हें, और कैसे उसे चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस में अप्लाई करके। बिना अप्लाई करे एग्जेम्प्ट हो जाना 10 में वो लॉ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एग्रीकल्चर इनकम ऐसी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने एंट्री नंबर 82 से जो इनकम टैक्स है उस पे उन्होंने कहा है टैक्स ऑन इनकम, लेकिन एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन को, सेंट्रल को एम्पावर ही नहीं करा है कि एग्रीकल्चर इनकम पे क्या ले सके, टैक्स ले सके। तो जो कान हम ऐसे नहीं पकड़ सकते वो ऐसे भी नहीं पकड़ा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्रीकल्चर इनकम कंटिन्यू टू बी क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। दैट इज सेक्शन 10 क्लॉज 1 की जो इनकम होती है वो कंटिन्यू टू बी क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो सेक्शन 10 की क्या होगी, इनकम होगी, वो एग्जेम्प्ट कब होगी, जब आप उसे चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस में अप्लाई करोगे। मतलब 10 में नहीं लोगे उसकी एग्जेम्पशन तो आपको सेक्शन किससे लेनी पड़ेगी, 11 से ही लेनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर इनकम का आपको बता दिया है, उसकी एग्जेम्पशन तो आप किससे ले लेंगे, 10 क्लॉज 1 से ही ले लेंगे, क्योंकि सेंट्रल के पास पावर ही नहीं है कि उस पे क्या ले सकें, टैक्स ले सकें। तो ऐसे वैसे कैसे नहीं है। लेकिन बाकी की इनकम के लिए 10 से नहीं मिलेगी, 11 में अप्लाई करके आप उसकी क्या ले लें, एग्जेम्पशन ले लें। तो ये हमने आज अभी ट्रस्ट का पार्ट ए क्या करा है, कवर करा है। रिमेनिंग हम पार्ट बी में क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, और हम बात करेंगे इस लेक्चर में हमने आज क्या क्या सीखा है। तो हम स्टार्टिंग से हम देखें अभी तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए इनकम डेयर फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, बिजनेस इनकम देखा और जनरल डोनेशन भी देखा। अप्लाई कर लो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए। रेवेन्यू कैपिटल इन इंडिया एग्जेम्पशन मिलेगी, 15% आप सेट अपार्ट कर सकोगे। कॉर्पस डोनेशन है, इस ईयर में बिना अप्लाई करे की कंडीशन के बिना ही क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर 85% कभी अप्लाई नहीं हो पाता है तो एक्सप्लेनेशन 2 में उसके सब क्लॉज फर्स्ट और सेकंड में दिया है, 2 रीजन दिए हैं क्यों नहीं हुआ। अगर एक है कि इनकम रिसीव ही नहीं हुई थी तो डीम्ड एप्लीकेशन हो जाएगा, और एक है एनी अदर रीजन तो भी क्या हो जाएगा, डीम्ड एप्लीकेशन हो जाएगा। डीम्ड एप्लीकेशन हम कर तो देंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर इनकम रिसीव नहीं हुई थी तो जिस ईयर में वो इनकम रिसीव हो प्लस उसका कौन सा फॉलोइंग ईयर में आप उसे क्या कर देना, अप्लाई कर देना। नहीं तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1B से हम उसे क्या कर देंगे, कॉन्सिक्वेंस में डीम्ड इनकम मान के टैक्स कर देंगे। और अगर इनकम रिसीव भी हो गई थी फिर भी अप्लाई नहीं हुई है तो फॉलोइंग ईयर में आप उसको अप्लाई कर देना, ओके। नहीं तो फॉलोइंग ईयर की हम इनकम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ये ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने की, क्या है, ड्यू डेट से पहले पहले। और जिस ईयर में आप उसको आप एक्चुअली अप्लाई करोगे तो उसे अगेन उस ईयर में क्या नहीं माना जाएगा, एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। ट्रस्ट एक्सेस एक्यूमुलेशन में से दूसरों को डोनेशन नहीं दे सकता, सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है तो दे सकता। खुद को कॉर्पस मिला हुआ है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो दूसरों को देना बनता ही नहीं है। लेकिन करंट इनकम में से और 15% वाले सेट अपार्ट में से दूसरों को सिर्फ जनरल डोनेशन दिया जा सकता है। कॉर्पस दिया तो उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा, उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। इसके बाद में हमने कॉन्सिक्वेंस ऑलरेडी कवर करा। सब सेक्शन 2 से एक्सेस एक्यूमुलेशन में पढ़ा कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, पर्पस देना पड़ेगा, पीरियड बताना पड़ेगा जो 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। 11(5) के मोड्स में इन्वेस्टर डिपॉजिट रखना पड़ेगा और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा और रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। लेकिन उसमें से दूसरे ट्रस्ट को आप क्या नहीं दोगे, डोनेशन नहीं दे सकोगे। दूसरे ट्रस्ट को आप क्या नहीं दोगे, डोनेशन नहीं दोगे। लेकिन अगर आपने कोई भी कंप्लायंस नहीं करी तो फिर हम उसको डीम्ड इनकम कर देंगे। कल पर्पस चेंज करने का भी हमने आपको क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। और ट्रस्ट जिस ईयर में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उस ईयर में आप दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देना भी क्या करा है, अलाउ करा है। बिजनेस इनकम भी क्या है, इनकम डेयर फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो सकेगी। बस वो बिजनेस जो होनी चाहिए, बिजनेस अंडरटेकिंग, वो ट्रस्ट के नाम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो बिजनेस क्या होना चाहिए, इंसिडेंटल होना चाहिए और उसके एक सेपरेट बुक्स ऑफ क्या होनी चाहिए, अकाउंट्स होने चाहिए। अगर आपने एक्विजिशन ऑफ एसेट को एप्लीकेशन बताया है तो अब आप डेप्रिसिएशन को क्या नहीं बता सकेंगे, एप्लीकेशन नहीं बता सकेंगे। और आपको सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन करके 11 में ले, लेकिन एक्सेप्शन है, कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है। और रिमेनिंग जूस हम पार्ट बी के अंदर क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। टिल आप तब तक क्या करिएगा, यहां का जूस निकालिएगा। ओके स्टूडेंट्स।